हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। माय नेम इज किरण कुहार और मैं हूं आपकी पेपर 2 यूजीसी नेट ज्योग्राफी की ट्रेनर। लाइव क्लास शुरू हो गई है, तो जल्दी से जल्दी अपनी जो लाइव क्लास है वो ज्वाइन करो ताकि हम अपना जो सेशन है वो शुरू करते हैं। 2 मिनट वेट कर लेते ताकि सभी जो बच्चे हैं वो ज्वाइन कर ले, उसके बाद जो सेशन है वो शुरू करते हैं। Okay, so we start our class. तो अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो वो क्या है? स्क्रीन पर जो देख रहे हो ये आप सबको पता है हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, व्हाट्सएप ग्रुप है। तो जिसने भी ज्वाइन नहीं किया है, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको एग्जाम से रिलेटेड सारी लाइव अपडेट दी जाती हैं। ठीक है, ये जो फिलर फॉर्म है, फिलर फॉर्म का टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है और इंस्टाग्राम चैनल है। आप इनसे जुड़ जाइए ताकि आपको क्या मिलती रहे, सारी लाइव अपडेट यहाँ पर मिलती रहेंगी। उसके बाद अगर कोई भी बच्चा फिलर फॉर्म ऐप पर मेरा सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है तो वो सब्सक्रिप्शन ले सकता है और उसके लिए जो मेरा कूपन कोड है वो भी यूज कर सकता है। मेरा कूपन कोड है किरण10। तो देर मत करो, जल्दी से कूपन कोड यूज करके इसका जो है प्रॉफिट लो
और ये हमारा रोड मैप है कि हमने सिलेबस कैसे कवर करना है। यूनिट 1 ज्योग्राफी ऑफ इंडिया हम कर चुके हैं। यूनिट 2 जियोमॉर्फोलॉजी के आज हम नेक्स्ट टॉपिक में है जिसका नाम है आपका रॉक्स। आज हम रॉक्स पढ़ेंगे। सबसे पहले रॉक्स पढ़ने से पहले कि रॉक्स किससे बनी हुई है, उससे पहले हमें ये समझना है कि एलिमेंट क्या होती है। ठीक है, देखो सबसे पहले एलिमेंट पढ़ने से पहले हमें क्या पढ़ना होता है कि सब्सटेंस क्या होता है। देखो हर एक जो सब्सटेंस है ना वो क्या है, एक सिंगल एटम से मिलकर बना है। जैसे आपके ये है, ये क्या है, ये एक सिंगल एटम से मिलकर आपके बने हुए हैं। आपका चाहे कोई भी चीज है, चाहे आपकी बॉडी में भी क्या है, आपकी बॉडी भी एटम से मिलकर बनी हुई है। तो ये क्या है, इनको हम ब्रोक नहीं कर सकते, कैन नॉट बी ब्रोकन, ये टूट नहीं सकते हैं, अलग नहीं हो सकते हैं। कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू अनदर सब्सटेंस बाय केमिकल और फिजिकल मींस, हम इनको ब्रेक नहीं कर सकते। और इसी को क्या बोला जाता है, एलिमेंट। यानी कि कोई भी सब्सटेंस है उसमें वो क्या होता है, वो सिंगल एक एक एटम से मिलकर बना हुआ होता है और उसको हम ब्रोक नहीं कर सकते हैं, ना केमिकली ना फिजिकली। ठीक है, उसके बाद है आपका रॉक्स। रॉक्स क्या होती हैं, देखो आपका जो लिथोस्फीयर है, आपकी जो क्रस्ट है, उसको जनरली हम क्या बोलते हैं, रॉक्स बोलते हैं। जो आपका वर्ड लिथोस्फीयर है, लिथोस्फीयर जो है आपका दो वर्ड से, लिथोस्फीयर का मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है रॉक स्फीयर। लिथोस्फीयर को रॉक स्फीयर भी बोलते हैं, जिसका लिटरल मीनिंग होता है बेटे लिथोस का, लिथो का मतलब होता है रॉक। ठीक है, जो स्मॉलेस्ट कंपोनेंट होता है, अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा, एलिमेंट। तो एलिमेंट क्या होता है, जो अर्थ की क्रस्ट का सबसे छोटा कंपोनेंट होता है, जो अनब्रोकेबल होता है, जिसको हम ब्रोक नहीं कर सकते, उसको बोला जाता है एलिमेंट। और अगर हम पूरे होल अर्थ की बात करें तो पूरे आपकी नोट, आप अर्थ के एटमोस्फेयर की यहाँ पे बात नहीं करोगे, सिर्फ हम लिथोस्फेयर की बात करते हैं, लैंड पार्ट की बात करते हैं। लिथोस्फेयर का मतलब होता है रॉकस्फेयर। और जो आपका लिथोस्फेयर है ना, उस लिथोस्फेयर यानी कि आपकी क्रस्ट में 8 मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट मिलते हैं। आपसे पेपर में इनकी सीरीज पूछी जाती है सबसे ज्यादा। अगर पूरे अर्थ में, नोट अभी लिथोस्फीयर की कंटेक्स्ट में बात ना करके पूरे अर्थ की कंटेक्स्ट की बात करें, तो पूरे अर्थ में सबसे ज्यादा मिलता है आपका आयरन। आयरन के बाद आपका मिलता है ऑक्सीजन, आईओ, आईओएसएम, आईओएसएम। ठीक है, यानी कि आयरन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, निकेल, सल्फर, कैल्शियम एंड एमोनियम। ठीक है, ये अर्थ का 99% क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। आपसे ये पेपर में पूछा जाएगा, आपको क्या कर दी जाएंगी, ये 5 वर्ड दे दिए जाएंगे और आपको बोला जाएगा इनको डिसेंडिंग के अकॉर्डिंग लगाओ या असेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग लगाओ। तो डिसेंडिंग में अगर 8 मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है जो हमारे पूरे अर्थ में सबसे ज्यादा मिलते हैं, तो उसमें है आपका आयरन, आयरन के बाद है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद आपका सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद है मैग्नीशियम, फिर है निकेल, फिर है आपका सल्फर, सल्फर के बाद आपका कैल्शियम एंड एमोनियम। ठीक है, हिंदी में भी देख लो कि जो आपका भूपरपट्टी है या स्थल मंडल है, इसकी जो पूरी सामग्री होती है उसको हम चट्टाने कहते हैं। और वास्तव में जो हमारा स्थल मंडल है उसको ही हम चट्टान मंडल बोलते हैं, क्योंकि लिथोस का जो अर्थ है, जो मीनिंग है, वो क्या है, चट्टान है। भूपरपट्टी का जो या स्थल मंडल है, यानी कि जो आपका लिथोस्फीयर का सबसे छोटा जो घट तत्व है, वो क्या है, कंपोनेंट जो है वो है एलिमेंट। और पूरी अर्थ में सबसे ज्यादा जो 8 तत्व मिलते हैं उसमें आपका लोहा है, ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, मैग्नीशियम है, निकेल है, सल्फर, कैल्शियम, ये पूरे अर्थ का 99% बनाते हैं। उसके बाद अगर हम देखें कि आपके जो टोटल इफ टोटल मास ऑफ द अर्थ वेयर टोटल वो तो सारे मिलके 99% कर रहे थे, अगर पूरा एरिया है टोटल का उसमें देखे तो सिर्फ 4 हैं जो अर्थ का 90% बनाते, वे 4 है आयरन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। ये याद रखना आपका आईओएसएम, आईओएसएम किससे फुल फॉर्म बना लो, आयरन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम। ये आपके अर्थ क्या है, अर्थ मास को मतलब कि आपकी टोटल जो अर्थ का एरिया उसमें सबसे ज्यादा जो अर्थ का टोटल एरिया है उसका 90% में ये आपको एलिमेंट मिलते हैं। ठीक है, और अगर हम दूसरी बात करें कि 8 मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट जिससे हमारी 99% जो है अर्थ की क्रस्ट की बात हो रही है।
अभी पहले किसकी बात हुई थी, पूरे होल अर्थ में, अब सिर्फ क्रस्ट की बात हो रही है, यानी कि जो ऊपर वाली परत है उस परत में सबसे ज्यादा अबंडेंस में जो एलिमेंट मिलता है वो मिलता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद OSAIM, ठीक है, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटाशियम, सोडियम। अब अगर आप पूरे अर्थ में देखोगे, कंपेयर करोगे, तो पूरे अर्थ में पोटाशियम सोडियम नहीं है, ठीक है, 8 मोस्ट अबंडेंट में नहीं है, जबकि हमारे अर्थ की क्रस्ट में पोटाशियम भी है, सोडियम भी है, ठीक है। तो इसमें भी जो 4 मोस्ट अबंडेंट है वो है ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, मैग्नीशियम। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये पेपर में पूछा जाता है कि पृथ्वी का टोटल जो मास है, पूरा पूरा पृथ्वी, उसके टोटल मास में से 90% जो क्रिएट करते हैं उसमें है आपका आयरन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम। वही अर्थ की क्रस्ट जो है, मैंने आपको बताया था कि अर्थ की 3 लेयर है, क्रस्ट, मेंटल कोर। जो क्रस्ट है ना, क्रस्ट में आपकी क्या है, जो सबसे ज्यादा 8 अबंडेंस में मिलते हैं, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन है, एल्यूमिनियम, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटाशियम, सोडियम। ये है जो कि आपको याद करने हैं। ये देखो, ये आपके लिए डायग्राम भी है कि पूरी अर्थ में और अर्थ की क्रस्ट में, ये पूरी अर्थ की क्रस्ट में सबसे ज्यादा, ये ऊपर से नीचे तक ये आपको ऑर्डर करना है, ये आपकी पूरी एंटायर अर्थ में, ये सिर्फ अर्थ की क्रस्ट में, ये पूरी अर्थ में, पूरी अर्थ में सबसे ज्यादा आयरन, आयरन के बाद ऑक्सीजन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, निकेल, सल्फर, कैल्शियम, एल्यूमिनियम। वही अर्थ की क्रस्ट में ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटाशियम, सोडियम। इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना है। अब सबसे पहले आता है आपका मिनरल, क्या था, आपने एलिमेंट जान लिया। तो जो मिनरल है क्या है, एक सॉलिड मटेरियल है जो कि हमारी क्या है, जो कि हमारे अर्थ पर, अर्थ की जो क्रस्ट है उसमें मिलता है। जो मिनरल है ना, आपका जो मिनरल है वो ऐसा सॉलिड मटेरियल है जो नेचर में हमें मिलता है, अर्थ की क्रस्ट में मिलता है। और जो ये मटेरियल है, जो मिनरल है, इसकी क्रिस्टल फॉर्म होती है और इसकी खुद की अपनी प्रॉपर्टी है, और ये किसी लिविंग थिंग की वजह से नहीं बना हुआ है। उसके बाद देखो, जब एक और एक से ज्यादा एलिमेंट मिलते हैं तो उसकी वजह से क्या बनती है, आपकी मिनरल, और मिनरल की वजह से बनती है आपकी रॉक्स। देखो, सबसे पहले एलिमेंट, एलिमेंट एक इंडिविजुअल एलिमेंट जो है एटम से मिलकर बना हुआ है, जब वो एलिमेंट आपस में मिल जाते हैं उससे मिनरल बनता है, मिनरल जब आपस में मिल जाते हैं तो उससे एक पूरी क्या बन जाती है, उससे एक पूरी रॉक बन जाती है। और इम्पोर्टेंट जो मिनरल ग्रुप्स हैं वो है सिलिकेट्स, कार्बोनेट्स, सल्फाइड और मेटल ऑक्साइड। ये क्या है, आपके इंपॉर्टेंट मिनरल ग्रुप्स हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे, जो सिलिकेट मिनरल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 मिनट रुको। ठीक है, तो अगर, अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो मिनरल है ना बेटे, वो कौन सा है, आपका सिलिकेट मिनरल है सबसे इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट जो मिनरल है वो क्या है, आपका सिलिकेट है। सिलिकेट बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है जो रॉक बनाता है। और सबसे आउटस्टैंडिंग जो रॉक है, जो क्या करती है, जो क्या करती है, द मोस्ट आउटस्टैंडिंग रॉक फॉर्मिंग सिलिकेट मिनरल ग्रुप। सिलिकेट मिनरल ग्रुप कौन कौन से, आपका क्वार्ट्ज है, फेल्सफार है, फेरोमैग्नीशियम है। और अब सिलिकेट के क्या है, ये सिलिकेट की जो रॉक्स है वो इन मिनरल ग्रुप से मिलकर बनी है, क्वार्ट्ज, फेल्सफार और फेरोमैग्नीशियम। और जो क्वार्ट्ज है ना वो भी 2 एलिमेंट से कंपोज है, 2 एलिमेंट से मिलकर बना है।
और ऑक्सीजन। और जनरली ये जो क्वार्ट्ज है ये क्या है, हार्ड है और रेजिस्टेंट मिनरल है। मतलब कि बेटे ये जो आपका क्वार्ट्ज है ना, इससे पानी रिस कर नीचे नहीं जाता इजीली, क्या है यहाँ से ये पानी को फिल्टर नहीं होने देता, तो ये हार्ड है और इसका इजीली इरोजन नहीं होता है हमारा क्वार्ट्ज का। तो क्वार्ट्ज दो से मिलकर बनी है, सिलिकॉन और ऑक्सीजन। और क्वार्ट्ज हार्ड है, रेजिस्टेंट मटेरियल है। और जो सिलिकेट है, सिलिकेट मिनरल चार मिनरल ग्रुप से मिलकर बने हैं। जो सिलिकेट रॉक्स है वो क्वार्ट्ज, फेल्सिफार, फेरोमैग्नीशियम। उसके बाद आपका क्या है कि जो सबसे ज्यादा अबंडेंट और इम्पोर्टेंट रॉक फॉर्मिंग सिलिकेट मिनरल है वो क्या है आपका, फेल्सिफार। और फेल्सिफार भी क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट है इकोनॉमिकली। इकोनॉमिकली का मतलब होता है कि पैसे प्रॉफिट देने में ये बहुत इकोनॉमिकली क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज इसका क्या हो रहा है, ट्रेड हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये किस में यूज हो रहा है, आपकी क्रेमेसिस में और ग्लास इंडस्ट्री वगैरह बनाने में, और जो आपकी भट्टी वगैरह वहां पे इसका इकोनॉमिकली बहुत यूज हो रहा है। लेकिन और जो फेल्सिफार है ना वो बहुत वीक मिनरल है और इसका इजीली क्या हो जाता है, इरोजन हो जाता है। ये इसका इजीली क्या हो जाता है, डिकम्पोजिशन होता है। क्यों? क्योंकि ये इसकी जो केमिकल वेदरिंग है, मतलब कि ये केमिकल सस्पेक्टेबल है, ये केमिकली बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। और ये क्या होता है, इसकी वेदरिंग हो जाती है। और ये क्या किस में चेंज होता है, क्ले में और हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट्स में ये चेंज होता है। उसके बाद कहते हैं व्हेन सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन, जब सिलिकॉन और ऑक्सीजन आयरन के साथ कंबाइन हो जाते हैं तो क्या बनता है, मैग्नीशियम और फेरोमैग्नीशियम बन जाता है। अभी हम सिलिकेट पढ़ रहे हैं ना, सिलिकेट में आप क्वार्ट्ज पढ़ा आपने, क्या पढ़ा, क्वार्ट्ज के बाद फेल्सिफार पढ़ा, अब फेरोमैग्नीशियम पढ़ रहे हो। जब सिलिका के साथ ऑक्सीजन, जब सिलिकॉन ऑक्सीजन और आयरन कंबाइन हो जाते हैं तो आपका मैग्नीशियम, सिलिकॉन ऑक्सीजन किसके साथ कंबाइन हो जाते हैं, आयरन और मैग्नीशियम के साथ, तो आपका क्या बनता है, फेरो मैग्नीशियम मिनरल बनता है। और ये जो फेरो मैग्नीशियम मिनरल है ये क्या है, ये इजीली वेदर्ड और इरोडेड हो जाता है, मतलब कि इसका इरोजन जल्दी, वेदरिंग जल्दी हो जाता है और ये जल्दी से रिमूव हो जाता है। तो इसको भी हम क्या है, जैसे डैम वगैरह अगर बनाने के लिए यूज किया जाए तो ये वहां पर इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसका जल्दी से इरोजन हो जाएगा, वो डैम टूट जाएगा। और ये जो रॉक है, जिन रॉक्स में फेरो मैग्नीशियम मिनरल बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है, वो रॉक कैसा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, बहुत वीक रॉक होती हैं। उनसे हम बिल्डिंग नहीं बना सकते, रोड नहीं बना सकते, डैम नहीं बना सकते। ये देखो, द रॉक हैविंग एबंडेंट फेरोमैग्नीशियम मिनरल्स प्रोवाइड वीक स्ट्रक्चर फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, रोड, डैम, रिजर्वायर्स एंड टनल्स। तो उनके लिए क्या है ना, बहुत वीक क्या है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। अब उसके बाद आपका है सेकंड जो ग्रुप है, आपने सिलिकेट ग्रुप तो पढ़ लिया, अब सेकंड है आपका कार्बोनेट ग्रुप। अब जो कार्बोनेट ग्रुप है मिनरल का, वो भी बहुत ज्यादा क्या है, देखो कार्बोनेट वाले जो भी आपके होंगे ना, जो भी आपके मिनरल्स होंगे उनका इरोजन बहुत जल्दी होगा, क्योंकि ये सॉफ्ट रॉक होती है, इनकी वेदरिंग और इनका ये केमिकली बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। एग्जांपल आपका लाइमस्टोन, आपका चूना पत्थर, जैसे जब हम प्लेग्राउंड में खेलते हैं या कोई गेम होता है तो वहां पे चूना बिछाया जाता है, उसको लाइमस्टोन कहते हैं, तो वो इजिली पानी के साथ रिएक्ट करके चेंज हो जाता है। तो जो कार्बोनेट ग्रुप की मिनरल्स है वो बहुत ज्यादा सस्पेक्टेबल है, किसके, उनकी केमिकल वेदरिंग बहुत ज्यादा होती है और उनका इरोजन ह्यूमिड एरिया में बहुत ज्यादा होता है। ह्यूमिड एरिया क्यों लिखा है, क्योंकि ह्यूमिड एरिया में क्या होता है, बारिश ज्यादा होती है, जब बारिश ज्यादा होगी पानी ज्यादा आएगा, पानी ज्यादा आएगा तो वो उन रॉक्स के साथ रिएक्ट करेगा, रिएक्ट से आपके क्या हो जाएगा, उन रॉक्स का इरोजन हो जाएगा। जो कैल्साइट है वो बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है इस ग्रुप का, लाइमस्टोन है, मार्बल है, ये भी क्या है, बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं, कोरोड हो जाते हैं। कोरोड मतलब कि कोरोजन, ठीक है, कोरोजन का मतलब होता है इनमें जब जंग लग जाता है और उसके बाद इनकी वजह से क्या हो जाता है, कोरोजन, कोरोजन, एक मिनट, और एब्रेशन। कोरोजन और एब्रेशन का मतलब होता है बेटे जब क्या हो जाता है, इनका जल्दी जल्दी इरोजन हो जाता है। और दूसरा, ग्राउंड वाटर क्या है, बहुत जल्दी से इनको कोरोड कर देता है, जिसकी वजह से फिर जो आपका अंडरग्राउंड वाटर होता है ना, यानी कि भूमि के नीचे जो जल होता है वो क्या करता है, वहां पे जब आपकी लाइमस्टोन रॉक होती है तो पानी करता है,
रिएक्ट करता है, जिसकी वजह से गुफाएं बन जाती है अंदर। आप कभी कभी देखते हो जंगलों में जाते हो तो वहां पे आपको गुफाएं देखने को मिलती है, तो उनका रीजन ये है कि वहां पे कार्बोनेट रॉक होती है और पानी रिएक्ट करके वहां पे क्या कर देता है, होल कर देता है। ठीक है, तो इस तरीके का अगर कोई कार्बोनेट ग्रुप का कोई भी मिनरल है तो वो बहुत वीक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा, क्योंकि उससे ना तो कोई कंस्ट्रक्शन वर्क हो सकता, ना कोई हम बिल्डिंग बना सकते, कोई रोड नहीं बना सकते, डैम बना नहीं सकते, तालाब नहीं बना सकते, कोई टनल नहीं बना सकते, क्योंकि ये बहुत वीक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है कार्बोनेट ग्रुप की रॉक्स। उसके बाद है, हिंदी में भी देख लो, यहाँ पे हिंदी में भी है कि जो खनिज है, खनिजों का जो कार्बोनेट समूह है वो आर्द्र क्षेत्रों में जो रासायनिक अपक्षय और क्षरण के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील है। और कैल्साइट इस समूह का सबसे महत्वपूर्ण खनिज है। प्रचुर मात्रा में कैल्साइट और चूना पत्थर, संगमरमर, ये जो भूमिगत जल है उससे क्या हो जाते हैं, संसारित हो जाते हैं, मतलब कि हट जाते हैं, इनका इरोजन हो जाता है, जिसकी वजह से गुफाएं बन जाती है। और ऐसे जो है ना, ऐसे मिनरल्स निर्माण स्थलों के लिए बहुत कमजोर संरचनाएं प्रदान करते हैं। जैसे हम इससे इमारतें, सड़क, बांध कुछ भी नहीं बना सकते, क्योंकि ये जब भी ही क्या हो जाएगी, इरोड हो जाएगी। हमने सिलिकेट पढ़ लिया, कार्बोनेट पढ़ लिया, अब थर्ड है सल्फाइड मिनरल्स। सल्फाइड मिनरल्स में आपका पायराइट्स है, आयरन सल्फाइड है। जब ये मिनरल किसके कांटेक्ट में आते हैं, पानी के या हवा के कांटेक्ट में आते हैं, तो ये क्या फॉर्म करते हैं, फेरिक हाइड्रोक्साइड या सल्फरिक एसिड फॉर्म करते हैं, जो कि इन्वायरमेंट प्रॉब्लम के लिए बहुत ज्यादा सीरियस है। इससे जो इन्वायरमेंटल इशू है वो ज्यादा होते हैं। ठीक है, उसके बाद फोर्थ है मेटेलिक एलिमेंट। मेटेलिक एलिमेंट में है आपका आयरन है, एल्यूमिनियम है। जब ये आपके आयरन और एल्यूमिनियम एटमोस्फेयर में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते तो मेटल ऑक्साइड क्या है, बन जाता है, जो कमर्शियली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपकी रॉक्स में ये रॉक्स का क्या कर दे रखा है, आपको डेफिनेशन दे रखा है, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आपका है चट्टानों के प्रकार। आप जो रॉक्स है वो तीन टाइप के है। आग्नेय चट्टान, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है इग्नियस रॉक। सेकंड इज अवसादी चट्टान, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है सेडिमेंट्री रॉक्स। एंड थर्ड इज रूपांतरित रॉक्स, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, ये देखो रॉक्स का क्लासिफिकेशन किया हुआ है आपकी। सबसे पहले है ये इग्नियस रॉक, फिर आपकी सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। इग्नियस रॉक को दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। ये इग्नियस रॉक की वजह से ये क्या बनते हैं, लैंड फॉर्म बनते हैं, इंट्रूसिव लैंड फॉर्म या इंट्रूसिव रॉक्स और एक्सट्रूसिव रॉक। इंट्रूसिव में आपका ग्रेनाइट है, डायोराइट है, एक्सट्रूसिव में आपका बेसाल्ट है, एंडेसाइट है, प्यूमिस है। वही फिर आपका सेडिमेंट्री है, सेडिमेंट्री में आपका क्लास्टिक है, ऑर्गेनिक है, केमिकल है। मेटामॉर्फिक है, मेटामॉर्फिक में फोलिएटेड है, नॉन फोलिएटेड है। अब ये पढ़ते हैं कि इग्नियस रॉक क्या है। ये देखो रॉक्स का क्लासिफिकेशन किया हुआ है। जो हमारी क्रस्ट है, क्रस्ट पे जो रॉक है उनको बहुत सारे ग्राउंड पर डिवाइड किया हुआ है, मतलब कि अलग अलग तरीके से उनको डिवाइड किया, जैसे मोड ऑफ फॉर्मेशन के बेस पे कि वो कैसे बनी हुई है रॉक्स, उसके बेस पर रॉक डिवाइड है। उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे, उनकी लोकेशन के बेस पे सबने क्या है, रॉक्स को डिवाइड कर रखा है। और मोड ऑफ फॉर्मेशन के बेस पर जो हमारी रॉक्स है उनको तीन ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले है इग्नियस रॉक, फिर आपकी सेडिमेंट्री रॉक, फिर है आपकी मेटामॉर्फिक रॉक। जो बेटे आपकी इग्नियस रॉक होती है ना, वो कैसे बनती है, जब आपका ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी जब फटता है, वोल्केनो जब फटता है, उससे लावा बाहर आता है, लावा बाहर आके जब जम जाता है, जम के ठंडा हो जाता है, तो उसकी वजह से जो रॉक्स बनती है उसको बोला जाता है इग्नियस रॉक। देख लो, igneous rock formed due to cooling, solidification and crystallization of molten earth material known as magma। ठीक है, और ये क्या है, आपका जो अर्थ है, अर्थ के अंदर भी जम जाती है, अर्थ के ऊपर भी बनती हुई है। जो देखो जो मैग्मा है, मैग्मा कहाँ पे बोला जाता है, जब आपका वो ज्वालामुखी फटता है, ज्वालामुखी का जो वो लाल मटेरियल अर्थ के अंदर होता है, तो तब तो उसको बोलते हैं मैग्मा। और लावा जब बोलते हैं जब ये अर्थ के सरफेस पर बाहर आ जाता है। इग्नियस रॉक के एग्जांपल है बेसाल्ट और ग्रेनाइट। बेसाल्ट और ग्रेनाइट में से भी अगर दोनों में से बात करें तो जो आपका बेसाल्ट है वो सॉफ्ट रॉक है, और ग्रेनाइट जो है वो हार्ड रॉक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। उसके बाद है जो आपकी, ये भी बताया कि जो आपकी क्रिस्टल रॉक्स है उनको अलग अलग टाइप पे डिवाइड किया हुआ है। जैसे आप
आपका क्या है, आग्नेय रॉक्स है। आग्नेय रॉक्स कैसे बनी हुई है, जो पिघला हुआ पृथ्वी का पदार्थ उसके ठंडा होने, जमने और उसकी क्रिस्टलाइजेशन के कारण क्या है, ये बनी हुई है। एग्जाम्पल बेसाल्ट और ग्रेनाइट। अब है हमारा सेडिमेंट्री रॉक्स कौन सी होती है। देखो सेडिमेंट्री रॉक्स कौन सी होती है, जो नदियां, जब नदियां पहाड़ों से आती है, पहाड़ों से पहाड़ों को काट कर वहां की मिट्टी को अपने साथ लेकर आती है और उसको प्लेन एरिया में बिछाती रहती है, बिछाती रहती है। ऐसे ही जब बाढ़ आती है तो मिट्टी अपने साथ लेके आती है, तो उसको क्या करती है, बिछाती रहती है, जिसकी वजह से आपकी कौन सी रॉक बनती है, सेडिमेंट्री रॉक बनती है। फिर आपका है मेटामॉर्फिक रॉक। जब आपका इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक पर टेम्परेचर प्रेशर काम करता है और उनका जो फॉर्म है, उनकी जो फॉर्मेशन है वो चेंज हो जाती है, उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी है, जब वो चेंज हो जाती है तो उसको बोला जाता है मेटामॉर्फिक रॉक। यानी कि जिन रॉक्स का रूप ही चेंज हो गया उनको बोला जाता है मेटामॉर्फिक रॉक। फॉर्म ड्यू टू चेंज आइदर इन द फॉर्म और कंपोजिशन ऑफ आइदर इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक। या तो इग्नियस रॉक या सेडिमेंट्री रॉक दोनों की जब कंपोजिशन में चेंज हो जाता है तो उसको बोला जाता है मेटामॉर्फिक रॉक। इसका एग्जांपल आपका स्लेट है, क्वार्ट्जाइट है, मार्बल है। देखो ये आपके टाइप है रॉक्स के, आपका ये इग्नियस रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक है, मेटामॉर्फिक रॉक है। ठीक है। एक मिनट रुको। ठीक है। उसके बाद है आपके टाइप्स ऑफ रॉक। रॉक के टाइप में आपके तीन है, सेडिमेंट्री रॉक, उसके बाद आपका इग्नियस, देन है आपका मेटामॉर्फिक रॉक। अब हम इग्नियस रॉक को पहले डीप से पढ़ेंगे। देखो जो वर्ड इग्नियस है ना, ये वर्ड आपका इग्नियस है, ये कहाँ से डिराइव हुआ है, लेटिन वर्ड है इग्निस, जिसका मतलब होता है आग। यानी कि ऐसी रॉक जो आग की वजह से बनी है, यानी कि ऐसी रॉक जो आपकी टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से बनी है, तो ऐसी रॉक है आपकी इग्नियस रॉक, जो कि वोल्केनो के लावा के बाहर आने की वजह से, क्योंकि वोल्केनो का लावा लाल होता है और वो आग जैसा दिखता है, इसलिए उसको बोला जाता है फायर। तो वोल्केनो के लावा के ठंडे होकर जमने की वजह से क्या कौन सी रॉक बनी है आपकी, इग्नियस रॉक बनी है। ठीक है। यहाँ पे आग का मतलब देखो, इट डज नॉट मीन दैट द ओरिजिन ऑफ इग्नियस रॉक इज एसोसिएटेड विद फायर। इग्नियस का मतलब फायर है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो इग्नियस रॉक है वो आपकी आग से बनी है, नहीं। जो इग्नियस रॉक है वो किस से बनी हुई है, फॉर्म ड्यू टू कूलिंग, solidification and crystallization of hot and molten material known as magmas and lava। यानी कि जो इग्नियस रॉक आपकी किसकी वजह से बनी है, आपका जो लावा है, लावा के कूल होने, ठंडे होने और क्रिस्टलाइजेशन की वजह से रॉक्स बनी है, उसको मैग्मा या लावा बोला जाता है। और जो मैग्मा और लावा होता है वो बहुत हॉट होता है और वो इतना ज्यादा गर्म होता है कि वो एक कैसा है, जैसे आग का एक लाल पीस होता है ना, आग का एक पीस अगर हम कट करके देखें तो वो मैग्मा से या लावा से मैच करता है। इसलिए इग्नियस रॉक को, या इग्नियस का मतलब क्या है, फायर है। और इग्नियस रॉक को ये याद रखना, ये आपके स्टेटमेंट में पूछा जाएगा कि इनको हम प्राइमरी रॉक्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये आपकी अर्थ पे सबसे पहले बनी हुई हैं, बिकॉज दीज वर ओरिजिनेटेड फर्स्ट ऑफ ऑल। आपकी अर्थ पर सबसे पहले बनने वाली रॉक्स कौन सी है, इग्नियस रॉक, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, प्राइमरी रॉक्स बोला जाता है।
हिंदी में भी देख लो आप इसको कि जो आग्नेय शब्द है उसकी उत्पत्ति लैटिन शब्द इग्निस से हुई है, जिसका मतलब है अग्नि। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जो आग्नेय चट्टान है उसकी उत्पत्ति किसी तरह से भी जुड़ी हुई है। वास्तव में अगर रियलिटी में हम बात करें तो जो आग्नेय चट्टाने हैं वो मैग्मा और लावा नामक जो गर्म और पिघला पदार्थ है उसके ठंडा होने, जमने और क्रिस्टलाइजेशन के कारण बनती है। क्योंकि मैग्मा और लावा इतने गर्म होते हैं कि अगर वे आग के एक लाल टुकड़े की तरह दिखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आग्नेय चट्टाने आपकी आग है। आग्नेय चट्टानों को प्राथमिक चट्टाने भी बोला जाता है क्योंकि इनकी उत्पत्ति किससे हुई है, आपकी अर्थ पे सबसे पहले हुई है, इसलिए इनको प्राइमरी रॉक्स बोला जाता है। ठीक है, ये कहते हैं द रॉक्स ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अपर क्रस्ट ऑफ द अर्थ ऑन कूलिंग solidification and crystallization of hot and liquid magma after the origin of the earth। देखो इनको प्राइमरी रॉक इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि ये रॉक अर्थ की क्रस्ट पर सबसे पहले बनी हुई है। यहाँ पे लावा गर्म होके ठंडा हो गया है और उसके जमने की वजह से ये रॉक बनी हुई है। और जो भी आपकी सब सीक्वेंट रॉक है, यानी कि इसके बाद चाहे कोई भी रॉक का टाइप है, चाहे वो सेडिमेंट्री रॉक है चाहे वो मेटामॉर्फिक रॉक है, वे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस से बने हुए हैं, आपके इग्नियस रॉक से बने हुए हैं। देखो आपकी सेडिमेंट्री रॉक कौन सी है, सेडिमेंट्री रॉक वो है तब बनती है जब आपकी नदियां या आपकी विंड जो मिट्टी वगैरह उसको कहीं रॉक वगैरह को कहीं और से ले जाके कहीं और पर बिछा देती है। तो वो मिट्टी जो नदियां वो कहाँ से लेके आती है, पहाड़ों पे या कहीं प्लेट्यू एरिया पे, तो वहां से वो रॉक कैसे बनी हुई है, वो वोल्केनो के इरप्शन की वजह से बनी हुई है। ऐसे ही जो मेटामॉर्फिक रॉक है वो कैसे बनती है, टेम्परेचर और प्रेशर जब काम करता है तो उसकी वजह से बनती है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्टली जो आपकी इग्नियस रॉक है, ठीक है, वो क्या है, बेस प्रोवाइड करती हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, पेरेंट रॉक बोला जाता है। क्योंकि बाकी जितने भी रॉक है वो इनसे ही बनी हुई है। और ये बिलीव किया गया है कि जो इग्नियस रॉक है वो आपकी जियोलॉजिकल जो हिस्ट्री रही है उसकी हर एक पीरियड के दौरान बन रही थी। और ये भी बिलीव किया गया कि आज ये बन रही है। ठीक है, ये बिलीव किया गया है कि आज भी ये जो रॉक्स है ये क्या है बेटे, आपकी बन रही है। हिंदी में देखो कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद गर्म और जो तरल मैग्मा के ठंडा होने, जमने और क्रिस्टलीकरण होने पर पृथ्वी की जो ऊपरी परत के निर्माण के दौरान ये चट्टानें बनी थी। और इस प्रकार जो बाद की सभी चट्टानें वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से किसी ना किसी तरह से आग्नेय चट्टाने से बनी हुई है। इसलिए इन आग्नेय चट्टानों को मूल चट्टान या बेस रॉक भी बोला जाता है, या आप इसको पेरेंट रॉक भी बोलते हैं। और ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी का जो भूगर्भिक इतिहास रहा, यानी कि जितना भी जियोलॉजिकल हिस्ट्री रहा है, हर जियोलॉजिकल हिस्ट्री के हर पीरियड में एपक में इन चट्टानों का निर्माण हुआ था और अभी भी हो रहा है इन इग्नियस रॉक का। अब इग्नियस रॉक की कैरेक्टरिस्टिक है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो इग्नियस रॉक है वो क्या है, आपका हार्ड रॉक्स है, बहुत हार्ड रॉक है। ये पानी को क्या है, जल्दी से फिल्टर होने नहीं देती, ना इरोजन होने देती है। एंड वाटर परकोलेट विद ग्रेट डिफिकल्टी, इसमें जो पानी परकोलेट करता है, घुसता है, वो बहुत डिफिकल्टी के साथ घुस पाता है। कहीं पर जॉइंट होंगे ना, दरार होंगे तो ही पानी अंदर चला जाता है, अदरवाइज ये रॉक्स पानी को अंदर नहीं जाने देती हैं। कभी कभी क्या हो जाता है कि ये रॉक इतनी भी सॉफ्ट हो जाती है, किस लिए सॉफ्ट हो जाती है, जब एनवायरमेंट के साथ इनका एक्सपोजर ज्यादा हो जाता है, लॉन्गर ड्यूरेशन की वजह से, या मतलब कि ऐसा है कि कोई जो रॉक है वो ज्यादा ही विंड के कनेक्शन में है या ज्यादा वहां पर पानी है, तो वहां पे क्या हो जाता है कि वो इजीली उसका डग आउट हो जाता है, इजीली उसका इरोजन हो जाता है। एग्जाम्पल बेसाल्ट रॉक, बेसाल्ट रॉक कहाँ पे मिलती है, जहाँ आपका समुद्र के नीचे जो लैंड का पार्ट है वहां पे मोस्टली जो रॉक है वो बेसाल्ट है और वहां पे उसका इरोजन इजीली हो जाता है। ठीक है, और आपकी इग्नियस रॉक वो क्या है, ग्रेनुलर, ग्रेनुलर मतलब और क्रिस्टलाइन, यानी कि इसमें दाने मिलते हैं लेकिन इनके साइज में बहुत ज्यादा वेरिएशन है। और ये टेक्सचर जो है इनका ग्रेन है इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन है। ये लार्जली डिपेंड करती है कि आपकी जो इग्नियस रॉक है उसके दाने मोटे हैं छोटे, वो डिपेंड करता है कि लावा कितनी जल्दी ठंडा हुआ है या लावा धीरे धीरे ठंडा हुआ है। अगर लावा बहुत जल्दी ठंडा हुआ है तो जो दाने होंगे वो मोटे होंगे, और लावा अगर धीरे धीरे ठंडा हो तो दाने क्या होंगे, छोटे छोटे होंगे। उसके बाद ये हिंदी में भी देख लो कि जो आग्नेय चट्टाने हैं वो मोटे तौर पर कठोर चट्टाने होते हैं और पानी जोड़ों के साथ बड़ी कठिनाई से रिश्ता है।
और कभी कभी लंबे समय तक जब ये इन्वायरमेंटल कंडीशन के संपर्क में ज्यादा रहता है तो ये बहुत नरम हो जाती है, जिसकी वजह से इनका इरोजन इजीली हो सकता है। ये क्रिस्टलाइन होती है, इनका जो आकार है उसमें वेरिएशन है, शेप में वेरिएशन है, और ये काफी हद तक इस पर डिपेंड करते हैं कि मैग्मा या जो लावा है वो कितनी जल्दी गर्म हो, कितनी जल्दी ठंडा हुआ या धीरे धीरे ठंडा हुआ है, उस पर भी डिपेंड करता है कि इनका जो ग्रेनुलर है, दाने हैं, वो छोटे होंगे या बड़े होंगे। ठीक है। और इग्नियस रॉक में जैसे आपका सेडिमेंट्री रॉक, उसमें स्ट्राटा मिलते हैं ना, जैसे पहले एक लेयर जमी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। लेकिन इग्नियस रॉक में कोई स्ट्राटा या कोई लेयर नहीं मिलती है, क्योंकि लावा एक रीजन में बहता है बहुत सा। ठीक है, लेयर आफ्टर लेयर आती रहती है, लेकिन इसमें कोई क्या है, स्ट्राटा नहीं है। जो लावा के ये लेयर होती है ना, इनको ट्रैप बोला जाता है, क्योंकि ये क्या हो जाती है, ये लावा एक दूसरे पर सॉलिड हो जाता है, इसलिए इसमें क्या है, कोई ट्रैप या कोई भी लेयर देखने को नहीं मिलती। और यहाँ पे क्या हो जाता है, कभी कभी कंफ्यूजन भी हो जाती है अबाउट द लेयर और स्ट्रेटा, बट एक्चुअली में अगर हम बात करें तो कोई स्ट्रेटा नहीं होता है, देयर आर नो स्ट्रेटा, रादर दीज आर लेयर्स ऑफ लावा। ठीक है, ये लेयर्स होती है लावा की, कि जो आग्नेय चट्टाने में तलछटी चट्टानों की तरह स्तर नहीं मिलते हैं। जब किसी क्षेत्र में लावा का प्रवाह कई चरणों में था, तो लावा की एक या जैसे वोल्केनो का इरप्शन अब 5 मिनट पहले हुआ, फिर हुआ 5 मिनट, हर 5 मिनट के गैप पे हो रहा है ना, तो उनकी परत एक के ऊपर जमा होकर कठोर हो जाती है, तो उसमें परत नहीं पता चलती, ट्रैप होते हैं। जबकि जो मिट्टी है, मिट्टी के ऊपर एक परत 10,000 साल पहले तो 20,000 साल बाद आई, तो वो पता लगता रहता है। ठीक है, तो हमें ये पता है कि जो वाटर है वो पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, इजीली नहीं घुस पाएगा इग्नियस रॉक से, और इग्नियस रॉक बहुत कम अफेक्टेड है। इग्नियस रॉक का केमिकल वेदरिंग नहीं होता, लेकिन जो बेसाल्ट है, आपके इग्नियस रॉक के दो एग्जांपल थे, एक बेसाल्ट बताया था, एक ग्रेनाइट। ग्रेनाइट हार्ड स्ट्रक्चर है, बेसाल्ट क्या है, इजीली वेदर्ड हो जाता है और इरोड हो जाता है। ठीक है, और जब ये कांस्टेंट टच में रहता है वाटर के, तो जो मोटे दाने वाली इग्नियस रॉक है उसमें क्या हो जाता है, फिजिकल वेदरिंग उनकी हो जाती है। ठीक है, इग्नियस रॉक में फोसिल नहीं होते। फोसिल कैसे होंगे, क्योंकि जो आपका लावा है, लावा में तो बच ही नहीं सकता, सब कुछ जल जाता है। फोसिल क्या होते हैं, कोई आपका डेड एनिमल है उसकी हड्डी है, कोई आपका डेड एनिमल है उसकी स्किन है, वो सारा उस सोयल में मिल जाता है। लेकिन इग्नियस रॉक में ऐसे कोई फोसिल नहीं होते, ये कोई फोसिल को कंटेन नहीं मिलता। और जैसे जैसे इग्नियस रॉक जहाँ पे जमी हुई, तो उसमें नीचे से ऊपर चलोगे तो जो आपके जॉइंट है वो बढ़ते जाते हैं। और इग्नियस रॉक मोस्टली किस से एसोसिएट करती है, वोल्केनिक एक्टिविटी से, इसलिए इनको वोल्केनिक रॉक भी बोला जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि इग्नियस रॉक को वोल्केनिक रॉक्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये वोल्केनिक एक्टिविटी की वजह से बनी हुई होती है, इसलिए इग्नियस रॉक को क्या बोला जाता है, वोल्केनिक एक्टिविटी या वोल्केनिक रॉक्स बोला जाता है। इनको ज्वालामुखी चट्टान बोला जाता है, क्योंकि ये ज्वालामुखी की से जो लावा आया है उससे के जमने की वजह से बनी हुई है। अब इग्नियस रॉक जो है उनका भी क्लासिफिकेशन है। देखो बहुत ज्यादा वास्ट वेरिएशन है इग्नियस रॉक में, बहुत ज्यादा, बहुत हद से ज्यादा वेरिएशन है, क्योंकि जो इग्नियस रॉक है उनकी केमिकल और जो मिनरलोजिकल प्रॉपर्टी है उनमें डिफरेंस है, उनके ग्रेन साइज में डिफरेंस है, उनका जो फॉर्म है या ग्रेन का साइज है वो भी बहुत डिफरेंट है, उनका मोड क्या है ओरिजिन का। ठीक है, तो इनको भी बहुत सारे ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है इग्नियस रॉक को। सबसे ट्रेडिशनल जो मेथड है क्लासिफिकेशन का इग्नियस रॉक का, वो किस पर बेस है, कि सिलिका की अमाउंट पर बेस है। अगर सिलिका की अमाउंट ज्यादा तो उसको बोला जाता है एसिडिक। अब सिलिका के अमाउंट के बेस पर इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। अगर सिलिका की अमाउंट ज्यादा तो उसको बोला जाता है एसिडियस एसिडिक इग्नियस रॉक। एसिडिक इग्नियस रॉक वो होती है जिसमें सिलिका की मात्रा ज्यादा, एग्जाम्पल ग्रेनाइट। वही अगर आप बेसिक इग्नियस रॉक कौन सी होती है, जिसमें सिलिका की मात्रा क्या होती है, कम, एग्जाम्पल गैब्रो। और ये पॉइंट आउट किया गया कि जो सिलिका का कंटेंट क्या है वो मेजर नहीं है, एसिडिटी का मेजर नहीं है कि एसिडिटी ज्यादा होगी, नहीं। जहाँ पे सिलिका का कंटेंट ज्यादा वो एसिडिक, जहाँ पे सिलिका का कंटेंट कम वो क्या होगा, बेसिक। ठीक है, अधिक सिलिका वाली अम्लीय आग्नेय चट्टाने जैसे ग्रेनाइट और कम सिलिका की मात्रा जिसमें होती है उसको क्या बोला जाता है, उसको बेसिक चट्टाने बोला जाता है। उसके बाद है आपका, अब सबसे पहले है मैफिक इग्नियस रॉक्स।
जो मैफिक इग्नियस रॉक होते हैं, इसमें कौन सा मिनरल डोमिनेंस में मिलता है? आपके डार्क ग्रुप के मिनरल है, जैसे पायरोक्सिन है, आपका एम्फीबोल्स है। ठीक है, 1 मिनट रुको। ठीक है, अब आपकी है मैफिक इग्नियस रॉक। मैफिक इग्नियस रॉक में जो मिनरल सबसे ज्यादा मात्रा में होता है वो कौन सा होता है? डार्क ग्रुप का, जैसे आपका पायरोक्सिन है, एम्फीबोल्स है और ओलिवेंस है। ये क्या है? ये इन सब में जो मैग्नीशियम का कंटेंट है और आयरन का जो कंटेंट है वो बहुत ज्यादा है। और जो ये वर्ड मैफिक है, इसका मतलब क्या है? मैग्नीशियम। ठीक है, और एफ से क्या है? आपका देखो क्या है? मैफिक। मैफिक में मैफिक का मतलब है मैग्नीशियम और एफ का मतलब है फेरस। ठीक है, तो एफ का मतलब, 1 मिनट, इस एम का मतलब मैग्नीशियम, एफ का मतलब फेरस और आई का मतलब है आयरन। ठीक है, इसका मतलब है कि ये जो मैफिक रॉक्स है इसमें मैग्नीशियम और आयरन का जो डोमिनेंस है वो बहुत ज्यादा है। उसके बाद आपका अल्ट्रा मैफिक इग्नियस रॉक, इसमें क्या है? पायरोक्सिन और ओलिवाइन जो मिनरल है उसका एबेंडेंस ज्यादा होता है। ये पायरोक्सिन और जो पेरियोडोटाइट है उसमें बहुत ज्यादा रिच है। 1 मिनट। उसके बाद है जो इग्नियस रॉक है ना, उसको टेक्सचर के बेस पे, यानी कि जब लावा है, लावा गर्म होके ठंडा होता है ना, तो लावा के अंदर छोटे छोटे दाने होते हैं, उन दाने के साइज पे इसको डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले है पेगमाटाइटिक इग्नियस रॉक। पेगमाटाइटिक इग्नियस रॉक क्या होते हैं? बहुत कोर्स ग्रेन होती है, मतलब कि इसके जो क्रिस्टल होते हैं ना वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ग्रेनाइट। ग्रेनाइट के दाने क्या है? बहुत बड़े। है फेनेरिटिक इग्नियस रॉक। फेनेरिटिक देखो, सबसे पहले है पेगमाटाइटिक। इनको आपसे क्या पूछ सकते हैं ऑर्डर के अकॉर्डिंग? पहले है पेगमाटाइटिक, फिर है फेनेरिटिक। फेनेरिटिक इग्नियस रॉक क्या होती है? जो फेनेरिटिक है ना, वो ग्रीक वर्ड से निकला है, फेनरो, जिसका मतलब होता है विजिबल। इनके दाने पेगमाटाइटिक से क्या होते हैं? थोड़े छोटे होते हैं। उसके बाद होता है फिर एफेनेटिक। ये फाइन ग्रेन, बिल्कुल महीन महीन दाने होते हैं, सो माइन्यूट कि जो हम अपनी आंखों से इनको देख भी नहीं पाते। उसके बाद है ग्लासी इग्नियस। देखो, सबसे पहले आपका कौन सा था? पेगमाटाइटिक, फिर है फेनेरिटिक, फिर है एफेनेटिक, फिर है ग्लासी। इसमें कोई साइज ही नहीं होता है, ग्रेन का साइज ही नहीं होता है। फिर है पोर्फिरिट्रिक, इसमें क्या होता है? मिक्स साइज होता है। ठीक है, देखो, मोड ऑफ अकरेंस के बेस पर इग्नियस रॉक को दो ग्रुप में डिवाइड किया है। कि जो इग्नियस रॉक है, जो लावा है, वो अर्थ के नीचे ही जम गया या अर्थ के ऊपर है, उसके बेस पे इसके दो आपके ग्रुप है, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक और एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। इंट्रूसिव रॉक में आपका प्लूटोनिक है और हाइपा बेसल है, और एक्सट्रूसिव में आपका एक्सप्लोजिव टाइप ऑफ क्वार्ट टाइप है। देखो, प्लूटोनिक इग्नियस रॉक कैसे बनी हुई है? जो मैग्मा है, मैग्मा जब अर्थ के अंदर ही जम के क्या हो जाता है? सोलिड हो जाता है, तो उसकी वजह से आपकी प्लूटोनिक इग्नियस रॉक मिलती है। और यहाँ पे जो रेट है कूलिंग का, ठंडा होने का मैग्मा का, वो क्या है? बहुत स्लो है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा आई है।
जिसकी वजह से इनको सफिशिएंट टाइम मिल जाता है कि इसके जो ग्रेन है वो फुल्ली क्या हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। तो जो प्लूटोनिक इग्नियस रॉक है वो क्या है, बहुत कोर्स ग्रेन है, यानी कि इसके जो साइज है, दाने हैं, वो बहुत बड़े बड़े मिलते हैं। इसलिए जो ग्रेनाइट है वो बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव है इस कैटेगरी का, प्लूटोनिक का। ठीक है दोस्तों, प्लूटोनिक आग्नेय चट्टाने हैं वो पृथ्वी के बहुत अंदर मैग्मा के ठंडा होने के कारण बनती हैं, क्योंकि क्योंकि वहां पे क्या है, वहां पे तापमान बहुत ज्यादा है। तापमान ज्यादा होने के कारण मैग्मा के ठंडा होने की जो दर है वो बहुत धीमी होती है, और इसलिए दोनों क्या हो जाता है, दानों का जो विकास है वो हो जाता है, और यहाँ पे जो दाने मिलते हैं वो मोटे मिलते हैं, कोर्स ग्रेन मिलते हैं। उसके बाद आता है हाइपा बेसल इग्नियस रॉक। प्लूटोनिक पढ़ लिया। हाइपा बेसल इग्नियस रॉक कम फॉर्म होती है जब आपका कूलिंग और सॉलिड जो मैग्मा है, मैग्मा के जमने और सॉलिड होने की वजह से, मतलब कि जब आपकी रॉक है पृथ्वी के नीचे ही, अभी पृथ्वी के ऊपर नहीं आई है, आपकी इंट्रूसिव रॉक वो होते जो पृथ्वी के नीचे, जब मैग्मा पृथ्वी के अंदर जो रॉक्स है, रॉक्स के अंदर जो दरारें हैं, जो क्रैक्स हैं और कोई होल है, उसके अंदर जब जमकर सॉलिड हो जाता है, उसको हाइपाबेसल इग्नियस रॉक बोलते हैं। और यहाँ पे जो मैग्मा है वो क्या है, वो अलग अलग फॉर्म, अलग अलग शेप ले लेता है, जैसे बेथोलिथ, लेकोलिथ, फेकोलिथ, लोकोलिथ, डाइक, सिल। ठीक है, और ये क्या है, इग्नियस रॉक के टाइप है, क्योंकि इसकी जो शेप है वो अलग अलग है। और शेप अलग अलग कैसे हुई है, क्योंकि जो मैग्मा है, मैग्मा अलग अलग दरारों में जमने से, होल में जमने से ऐसा हो गया है। एक मिनट। उसके बाद है आपका अब एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। देखो, जो इग्नियस रॉक अर्थ के कूलिंग और सोलिडिफिकेशन की वजह से, यानी कि जब आपका मैग्मा अर्थ के ऊपर आ जाता है और लावा बन के बाहर आ जाता है, और जब वो लावा गर्म होके ठंडा हो जाता है, ठंडा होके जमता है, तो उसकी वजह से आपकी एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक बनती है। और जनरली जो आपकी एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक है वो फिशर इरप्शन, वोल्केनो के फिशर इरप्शन, यानी कि दरारी उद्भेदन, जब आप एक दरार के सहारे लावा बाहर आता है तो उसकी वजह से ये आपका बनता है। और जो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक है, इसकी जो दाने हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, क्योंकि इनको बहुत कम टाइम मिल पाता है ठंडा होने के लिए, क्योंकि बाहर टेम्परेचर कम है, तो ये बहुत जल्दी ठंडे हो जाते हैं, इसलिए इनका साइज क्या है, इसलिए इनका साइज भी क्या है, छोटा है। उसके बाद है due to comparatively extremely low temperature of atmosphere and there is no enough time for development of grain or crystal। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है आपका, बेसाल्ट। बहुत इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट एग्जाम्पल है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक का। गैब्रो भी है, ऑब्सीडियन भी है, जो अदर एग्जाम्पल है। और जो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक है उनको दो मेजर कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, एक्सप्लोजिव टाइप और क्वाइट टाइप। जब आपका वोल्केनो का इरप्शन बहुत विध्वंसक और बहुत वायलेंटली होता है तो उसको बोलता है एक्सप्लोजिव, और जब बहुत शांत तरीके से होता है तब उसको बोलते हैं क्वाइट टाइप। ठीक है, उसके बाद देखो ये वोल्केनो का इरप्शन टाइप बता रहे हैं, ये देखो ये कितनी तेजी से हो रहा है, तो इसको बोला जाता है आपका और क्या बोला जाता है इसको, एक्सप्लोजिव। और जब एक दरार के सहारे आता है तो उसको बोला जाता है आपका क्वाइट। देखो, ये मैग्मा की कैरेक्टरिस्टिक पर डिपेंड करता है कि इसमें सिलिका कितनी है रॉक में, वाटर कितना है, टेम्परेचर कितना है जिस पे रॉक मेल्ट हो रही है, उस पर डिपेंड करता है कि वोल्केनो का इरप्शन कैसा होगा, क्वाइट होगा, एक्सप्लोजिव होगा। अब आपका सबसे पहले एक्सप्लोजिव टाइप। जब इग्नियस रॉक फॉर्म होती हैं, मतलब कि जब वोल्केनो का मटेरियल बहुत ऊंचाइयों तक और बहुत वायलेंट तरीके से ज्वालामुखी का इरप्शन होता है, तो उसको बोला जाता है एक्सप्लोजिव टाइप ऑफ एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। ठीक है, इसमें जब वोल्केनो फटा तो उसमें बॉम्ब, यानी कि बड़े बड़े लैपिली मटर के दाने के साइज के आकार के होते हैं, डस्ट आती है, ऐश आती है, गैसेस आती हैं। ठीक है, और जो फाइन, जो छोटा छोटा मटेरियल है ना वोल्केनो से जब बाहर आया, वो क्या हो जाता है, वो टफ्स के रूप में क्या है, साइड में जम जाता है। एक्वेटिक जो एरिया है, ओशन का एरिया, उसमें जम जाता है। ठीक है,
और इस डिपोजिशन को क्या बोलते हैं, ब्रेशिया या एग्लोमेरेट बोलते हैं। और ये बहुत ज्यादा सस्पेक्टेबल है इरोजन के, इनका इरोजन बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद है क्वाइट टाइप, जब आपका थोड़ी बहुत दरार होती है, दरार से लावा बाहर आता है तो उसकी वजह से जो इरप्शन होता है उसको बोलते हैं क्वाइट टाइप इरप्शन। एग्जाम्पल बेसाल्ट जो है वो इसी की वजह से बना हुआ है। और उसके बाद है आपका इग्नियस रॉक को केमिकल कंपोजिशन के बेस पे डिवाइड कर रखा आपका एसिड इग्नियस रॉक। एसिड इग्नियस रॉक कौन सी होती है, जिसमें सिलिका का कंटेंट 65 से 85 के बीच में होता है और इसकी डेंसिटी क्या होती है 2.75 से 2.8। इसमें जो क्वार्ट्ज है और व्हाइट और पिंक फेल्सफार है वो डोमिनेंट मिनरल है। एसिड इग्नियस रॉक में क्या है, सिलिका का कंटेंट ज्यादा है, कितना है 65 से 85 के बीच में, और जो डेंसिटी है वो 2.75 से 2.8 के बीच में है। इसमें क्वार्ट्ज और व्हाइट और पिंक फेल्सफार बहुत डोमिनेंट मात्रा में मिलते हैं। उसके बाद है जो एसिड इग्नियस रॉक है उसमें जनरली आयरन और मैग्नीशियम नहीं मिलता है। ठीक है, इसमें आयरन और मैग्नीशियम की कमी होती है। और एक एवरेज बात करें तो जो एसिड इग्नियस रॉक है वो क्या है, हार्ड है और इरोजन बहुत कम होता है। इसका एसिड इग्नियस रॉक का एग्जांपल है ग्रेनाइट, ये बहुत सिग्निफिकेंट एग्जांपल है, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है एसिड इग्नियस रॉक का। और ये जो रॉक है इनका वेट बहुत लाइट होता है और ये बिल्डिंग मटेरियल में क्या है बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, क्यों, क्योंकि इनका इरोजन बहुत कम होता है, इसलिए इनको बिल्डिंग मटेरियल में यूज किया जाता है। उसके बाद है बेसिक इग्नियस रॉक। बेसिक इग्नियस रॉक में सिलिका का जो कंटेंट है वो 45 से 60% है और इसकी डेंसिटी है 2.8 से 3.0। और ये जो इग्नियस रॉक है इसमें फेरो मैग्नीशियम की मात्रा ज्यादा है। जब फेरो मैग्नीशियम की मात्रा ज्यादा है तो ये क्या है, ज्यादा सस्पेक्टेबल होंगे किसके, इरोजन के। जो बेसिक इग्नियस रॉक है वो इजीली इरोड हो जाती हैं जब ये रेगुलरली कांटेक्ट में आती है वाटर के। और ये रॉक्स क्या है, बहुत फाइन ग्रेन है, यानी कि इनके दाने बहुत छोटे छोटे मिलते हैं। एग्जाम्पल बेसाल्ट है, गैब्रो है, डोलेराइट है, ये सारे टिपिकल एग्जाम्पल है इस ग्रुप के। उसके बाद है इंटरमीडिएट इग्नियस रॉक। इसमें वो रॉक होती है जिसमें सिलिका का कंटेंट क्या होता है, बहुत कम होता है। एसिड इग्नियस रॉक से कम लेकिन बेसिक से ज्यादा होता है, तो ये बीच की होती हैं। और इनका जो डेंसिटी होती है वो 2.7 से 2.8 के बीच में होती है। फिर होती है अल्ट्रा बेसिक, इसमें क्या होता है, जो सिलिका का कंटेंट 45 से कम होता है लेकिन इनकी डेंसिटी 2.8 से 3.4 होती है। उसके बाद आपका है ग्रेनाइट। जो ग्रेनाइट है ना, यहाँ पे जो कूलिंग होती है, ये जब मैग्मा की कूलिंग और सोलिडिफिकेशन अर्थ के अंदर हो जाती है और वहां पे बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर प्रिवेल करता है तो वहां पे क्या है, ग्रेनाइट बनता है। ठीक है, और ग्रेनाइट के जो दाने हैं उसका फुल डेवलपमेंट हो जाता है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर टेम्परेचर ज्यादा, उनको टाइम ज्यादा मिलता है ठंडा होने के लिए। और जो ग्रेनाइट है वो क्या है, एक असेंशियल मिनरल है, क्योंकि इसमें क्वार्ट्ज, फेल्सफार और मीका भी है, साथ ही साथ जो है अबंडेंट जो मिनरल है फेल्सफार ये भी है। लेकिन जो मिनरल है ये क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। उसके बाद आपका क्या है, इसको छोड़ो, और बेसाल्ट का भी मैंने आपको पढ़ा दिया है, ये एक बार बस थोरोली देख लेने से। अब है आपकी सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक वो रॉक होती है, सेडिमेंट वर्ड का मतलब होता है जो कैसे बनती है, फॉर्म्ड ड्यू टू एग्रेशन एंड कॉम्पैक्शन ऑफ सेडिमेंट। सेडिमेंट के एग्रीगेट इकट्ठा होने और उनके क्या है एक साथ आ जाने की वजह से बनते हैं। और जो सेडिमेंट्री वर्ड है ये लेटिन वर्ड सेडिमेंटम से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब है सेटिंग डाउन, नीचे बैठने की वजह से जब ओरिजिन होता है तो उसको बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। इनको हम स्ट्रेटिफाइड और लेयर्ड रॉक भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो रॉक है इसमें अलग अलग लेयर और स्ट्रेटा देखने को मिलते हैं। और कभी कभी इसमें लेयर एब्सेंट भी होती है कुछ आपकी सेडिमेंट्री रॉक में, कुछ कुछ में ही आपके क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। उसके बाद जो सेडिमेंट रॉक है ना उसमें क्या मिलते हैं, डेब्रीज, कंकड़ मिलते हैं, पत्थर मिलते हैं। क्यों, क्योंकि ये रॉक से नदी इनको अपने साथ बहा कर लेके आती है वाटर बॉडीज में ग्रेजुअली, और इनका जो इरोजन भी है ना वो बहुत ज्यादा होता है। देखो लेयर आफ्टर लेयर इसमें मिलती है सेडिमेंट की। ठीक है, और कॉन्टिन्यूस सेडिमेंटेशन, लगातार जो सेडिमेंट है वो गिरता रहता है, गिरता रहता है, जिसकी वजह से वेट ज्यादा, प्रेशर ज्यादा, और जो डिफरेंट लेयर है वो क्या हो जाती है, कंसोलिडेट हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है, और वो क्या बना देती है, एक सेडिमेंट्री रॉक बना देती है।
उसके बाद सेडिमेंट्री रॉक की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। जो सेडिमेंट्री रॉक है वो क्या है, और जो पुराने रॉक्स है उनके सेडिमेंट से, और प्लांट और जो एनिमल है उनके रिमेन से, उसमें फोसिल होते हैं, इन सब से मिली हुई है। तो जो फॉर्मेशन की है जो सेडिमेंट्री रॉक भी, कि वो हम कैसे पता लगा सकते हैं, उसमें जो मिलने वाले फोसिल, और फोसिल से पता लगा सकते हैं कि इस रॉक की कितनी एज है। और जो सेडिमेंट्री रॉक है वो क्या है, बहुत लार्जेस्ट सरफेस पर मिलती है ग्लोब के। डायरेक्टली ये बनी किससे, आपकी इग्नियस से। ये बिलीव किया गया कि जो 75% अर्थ का सरफेस एरिया है वो सेडिमेंट्री रॉक से कवर है, और रिमेनिंग 25% पे इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक है। ठीक है। इसके बावजूद अगर हम बात करें, लार्जेस्ट जो कवरेज है वो सेडिमेंट्री रॉक की है, लेकिन ये अर्थ का सिर्फ 5% कंपोजिशन ही करता है। 95% जिससे हमारी अर्थ की क्रस्ट बनी हुई है वो इग्नियस से बनी हुई है। ठीक है। तो जो सेडिमेंट्री रॉक है वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है, जो सेडिमेंट्री रॉक का डिपोजिशन है वो बहुत वेरी कर रहा है साइज में भी। सेडिमेंट्री रॉक का जो सीक्वेंस सिस्टम है वो भी अलग है। जो सेडिमेंट्री रॉक है उसमें क्या है, लेयर मिलती है, स्ट्रेटा मिलती है, लेकिन ये क्या होती है आपकी क्रिस्टलाइन रॉक होती है। और इसमें क्या है, बहुत अलग अलग जो सेडिमेंट है वो क्या हो जाते हैं, एक साथ आ जाते हैं, मिल जाते हैं, और मिल के एक रॉक का निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल सिलिका, आयरन, ये भी इसमें इंक्लूडेड होता है। उसके बाद क्या है, जैसे इग्नियस रॉक है, लाइक इग्नियस रॉक सेडिमेंट्री रॉक आर नॉट फाउंड इन मैसिव फॉर्म। जैसे इग्नियस रॉक बहुत बड़े बड़े फॉर्म में मिलते हैं ना, तो ऐसे आपकी क्या है, ये नहीं मिलती है। जैसे इग्नियस में बेथोलिथ, लेकोलिथ मिलते, इसमें नहीं मिलते हैं। और जो लेयर है ना सेडिमेंट्री रॉक की, वो हॉरिजॉन्टल मिलती है। ठीक है, लेयर के ऊपर लेयर फॉर्म होती है, और टेंशन फोर्स के कारण ये क्या हो जाती है, जनरली ये डी फॉर्म भी हो जाती है। इसमें क्या पड़ जाते हैं, एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन बन जाती हैं। और मोस्टली जो सेडिमेंट्री रॉक है वो क्या होती है, परमिएबल और पोरस होती है, यानी कि ये इनमें पानी बहुत इजीली क्या कर सकता है, घुस सकता है। उसके बाद अगर किसी को भी फिलर फॉर्म पर यूजीसी नेट पेपर 1 पेपर 2 की कोचिंग लेनी है, तो उसके लिए आप मेरा जो कूपन कोड है किरण 10 वो यूज कर सकते हो। उसे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और ये हमारा रोड मैप है कि हम सिलेबस कैसे कवर करें। इसमें आपका क्या है, आपकी जो सबसे पहली यूनिट है हमारी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया कंप्लीट हो चुकी है, और अब हम जियोमॉर्फोलॉजी में हैं। जियोमॉर्फोलॉजी में हमारा ये टॉपिक हो चुका है, ये हो चुका है। थ्योरीज ऑफ लैंडफॉर्म डेवलपमेंट हो गया है, हिल स्लोप थ्योरीज हो गया, अर्थ इंटीरियर हो गया है, कॉन्टिनेंट ओशन करवा दिया है, थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसी हो गया है, रॉक हो गई है, आपका अर्थक्वेक हो गया है, वोल्केनिक और वोल्केनिसिटी और लैंडफॉर्म हो गए हैं, माउंटेन बिल्डिंग थ्योरीज जो है आज हम करेंगे। ठीक है। तो ये देखो, माउंटेन बिल्डिंग थ्योरी में आप क्या पढ़ोगे कि आपके जो वर्ल्ड में माउंटेन्स हैं वो माउंटेन्स कैसे बने हैं, उससे रिलेटेड आपकी क्या है, थ्योरीज हैं। ये थ्योरीज दी गई हैं। ठीक है। तो आपका देखो माउंटेन कैसे बनती है, जब दो प्लेट एक दूसरे की तरफ आती है, ये एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, जब दो प्लेट एक दूसरे की तरफ आ रही है तो जो बीच का सेडिमेंट है वो क्या है, उसमें फोल्ड पड़ जाते हैं, और उन्हीं को कौन से माउंटेन बोले जाते हैं, उन्हीं को बोला जाता है आपके फोल्डेड माउंटेन्स। अब माउंटेन एंड माउंटेन बिल्डिंग देखो, माउंटेन्स आर सिग्निफिकेंट रिलीफ फीचर ऑफ द सेकंड ऑर्डर। आप जो हमारे माउंटेन होते हैं ना, रिलीफ फीचर के अकॉर्डिंग देखे तो हमारा फर्स्ट ऑर्डर के जो रिलीफ फीचर होते हैं वो होते हैं कॉन्टिनेंट एंड ओशियन। कॉन्टिनेंट एंड ओशियन के होते हैं आपके माउंटेन होते हैं, प्लेटू होते हैं, रिफ्ट वैली होती है, जो हमारे इंडोजेनेटिक फोर्सेस की वजह से बनते होते हैं सेकंड में। और थर्ड में आते हैं जो एक्सोजेनेटिक की वजह से बनते हैं। तो माउंटेन इंडोजेनेटिक फोर्स की वजह से बनते हैं, इसलिए ये सेकंड ऑर्डर रिलीफ फीचर में आते हैं। और जो माउंटेन है वो क्या है, उसकी बहुत अलग अलग फॉर्म होती हैं, माउंटेन रिज, माउंटेन रेंज, माउंटेन चेन। ठीक है। और जो माउंटेन रिज क्या होता है, एक चेन होती है, एक सिस्टम होता है, जहाँ पे आपके लॉन्ग और लंबी और क्या होती है, नैरो हिल्स होती है। एक उसकी वन साइड जो साइड होती है, एक जेंटल और एक बहुत स्टीप, एक जेंटल एक बहुत स्टीप होती है। ठीक है। उसके बाद क्या है, ये देखो, ये आपके हैं माउंटेन्स, ये आपकी क्या है, माउंटेन चेन्स है, माउंटेन रेंजेस है, माउंटेन रिजेस है। माउंटेन सिस्टम क्या होता है, माउंटेन सिस्टम में आपके माउंटेन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट माउंटेन रेंजेस। इसमें बहुत अलग अलग माउंटेन रेंजेस को गिना जाता है। बहुत अलग अलग जो मतलब कि जो माउंटेन रेंजेस, ये वन माउंटेन रेंज,
सेकंड माउंटेन रेंज, और इनको क्या है, वैली सेपरेट कर रही है। और माउंटेन ग्रुप क्या होता है, बहुत सारे माउंटेन के सिस्टम को बोला जाता है माउंटेन ग्रुप। उसके बाद आपका देखो माउंटेन का क्लासिफिकेशन किया गया है उनकी हाइट के बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ हाइट। लो माउंटेन्स, लो माउंटेन जिनकी हाइट कितने से कितने के बीच की होती है, 700 से 100 मीटर के बीच में जो होती है वो होते हैं लो माउंटेन। रफ माउंटेन जिनकी 1000 से 1500 मीटर के बीच में, रग्ड माउंटेन 1500 से 2000, और हाई माउंटेन 2000 मीटर तक जिनकी होती है। तो आपको एक क्राइटेरिया याद करना है लो टू हाई का। सबसे पहले लो माउंटेन, फिर रफ माउंटेन, रग्ड माउंटेन, हाई माउंटेन, ये आते हैं। अब है ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन के बेस पे कि आपका जो माउंटेन है उनका ओरिजिन कैसे हुआ, उनके बेस पर माउंटेन के टाइप है। सबसे पहला है आपका ओरिजिनल और टेक्टोनिक माउंटेन। अब ये ओरिजिनल और टेक्टोनिक माउंटेन कौन से होते हैं, जब आपकी माउंटेन प्लेट के जब प्लेट में जब मूवमेंट होती है उसकी वजह से बनता है। आर कोज ड्यू टू टेक्टोनिक फोर्सेस, विवर्तनिक जो हलचलें होती है उनकी वजह से बनता है। एग्जाम्पल कंप्रेसिव एंड टेंसिल फोर्स, यानी कि ये देखो एक प्लेट ये दोनों इधर आ रही है, जिसकी वजह ये एक दूसरे को क्या करती है, कंप्रेस करती है, प्रेस करती है, जिस तरह से बीच का सेडिमेंट में ऐसे उभार आ जाते हैं, और इन उभारों को क्या बोला जाता है, माउंटेन बोला जाता है। दिस माउंटेन आर, और इस तरह के जो माउंटेन है इसको 4 बेसिस पे डिवाइड किया गया है। जो फोल्डेड माउंटेन है उनकी 3 सब टाइप है। यंग फोल्डेड माउंटेन, मैच्योर फोल्डेड माउंटेन और ओल्ड फोल्डेड माउंटेन। यंग फोल्डेड माउंटेन वो है जो अभी भी बन रहे हैं रिसेंटली, जिनमें जो हलचल चल रही है। मैच्योर फोल्डेड माउंटेन जो थोड़े मिड पीरियड में बने, और ओल्ड फोल्डेड माउंटेन वो माउंटेन होते हैं जो पहले बहुत पहले बने होते हैं, आज उनमें कोई हलचल नहीं होती है। और अब ये जो ओल्ड फोल्डेड माउंटेन है इनका भी क्या होने लगा है, इरोजन होने लगा है, और ये रेसिडुअल जो माउंटेन्स है उनमें चेंज होते जा रहे हैं। जो आपका अरावली है, अगर पूरे वर्ल्ड की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला देखे तो वो कौन सी है, आपकी अरावली माउंटेन। अरावली माउंटेन आपके कैसे बने हैं, ये फोल्डेड माउंटेन ही थे पहले, लेकिन आज ये कौन से माउंटेन है, रेसिडुअल माउंटेन है, यानी कि अपशिष्ट पर्वत है ये। इनका रेसिडुअल माउंटेन क्यों, क्योंकि अब ये फोल्डेड माउंटेन में कोई हलचल नहीं है, ये ओल्ड फोल्डेड माउंटेन है, ये बन चुके थे पहले जितने बने हैं। अब इन पे इरोजनल जो फोर्सेस है वो काम कर रहे हैं, पानी काम कर रहा है, विंड काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी हाइट तो कम होती जा रही है। साथ ही साथ ये क्या है, इनका इरोजन ज्यादा होने से ये क्या हो गए हैं, अपशिष्ट बन गए हैं। उसके बाद देखो उत्पत्ति की विधि के आधार पर मूल या विवर्तनिक पर्वत, मूल या विवर्तनिक पर्वतों का निर्माण कब होता है, जब आपकी विवर्तनिक हलचलें होती है, यानी कि जब आपकी प्लेट मूवमेंट करती है, या तो जब दो प्लेट एक दूसरे के पास आते हैं तो तब मोस्टली आपके क्या बनते हैं, माउंटेन बनते हैं। और जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाते हैं ना तो तब आपके कौन से माउंटेन बनते हैं, ब्लॉक माउंटेन्स बनते हैं। ब्लॉक माउंटेन्स बनते हैं। और साथ ही साथ जब आपकी एक ये रॉक का टुकड़ा है, इस रॉक के टुकड़े में भी हलचल होती है कि एक ऊपर चला गया एक नीचे चला गया, तो इसकी वजह से भी आपके क्या बनते हैं, माउंटेन बनते हैं। और जो आपके वलित पर्वत है इनको एरिया के आधार पर 3 टाइप में डिवाइड किया गया है, यंग फोल्डेड माउंटेन, मैच्योर फोल्डेड माउंटेन एंड ओल्ड फोल्डेड माउंटेन। अब आते हैं ब्लॉक माउंटेन। देखो ब्लॉक माउंटेन का जो रीजन है वो टेंशन फोर्सेस की वजह से होता है, ठीक है, ये मतलब कि फोल्ट की वजह से होता है ब्लॉक माउंटेन का ओरिजिन। और ब्लॉक माउंटेन को हम होस्ट माउंटेन भी बोलते हैं। देखो कैसे, जब आपका टेंशन होता है, टेंशन की वजह से ये आपकी रोक का कोई पार्ट है, और इस रोक में पहले क्या हुआ, टेंशन हुई, टेंशन होने की वजह से इसमें दरार आ गई। अब दरार आने की वजह से ये क्या हो गया, ये जो बीच वाला पार्ट है ये क्या हो गया, नीचे धस गया। तो अब देखो ये कैसे बन गया, ऐसे ये ऊपर वाले पार्ट ऐसे खड़े के खड़े रह गए, नीचे वाला पार्ट धस गया। तो ये जो ऊपर वाले पार्ट जो खड़े हो गए ना इनको क्या बोला जाता है, ब्लॉक माउंटेन। और जो ये नीचे धस गया है ये ऐसी कौन सी वैली बनती है, इसको बोला जाता है रिफ्ट वैली। और सबसे बड़ी रिफ्ट वैली कहाँ है, जॉर्डन से आपके अफ्रीका तक आपकी फैली हुई है, ठीक है। और ये कहते हैं जो
Dome mountain are originated by magmatic intrusion and upwarping of the crustal surface. Dome mountain मतलब कि ऐसे माउंटेन कब बनते हैं जब आपकी मैग्मा के जमने की वजह से, और दूसरा जब आपका कोई भी क्रस्ट का पार्ट ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है तब। एग्जाम्पल नॉर्मल डोम्स, लावा डोम्स, बैथोली की है। उसके बाद सरकम इरोजनल और रेलिक्ट माउंटेन। इन रेलिक्ट माउंटेन को हम रेजिडुअल माउंटेन भी बोलते हैं। आज आपका विंध्याचल है, अरावली है, सतपुड़ा है, ये सारे रेलिक्ट माउंटेन है। मतलब कि अब इनका इरोजन ज्यादा हो रहा है, इरोजन ज्यादा होने की वजह से ये मिट्टी कंकड़ में बदलते जा रहे हैं। ठीक है। ब्लॉक माउंटेन की उत्पत्ति तनय बलों द्वारा होती है, जिससे घाटियों का निर्माण होता है, और इन्हें भयावह पर्वत भी बोला जाता है। और गुम्बददार जो पर्वत है उनकी उत्पत्ति मैग्मा की वजह से होती है। ठीक है। तो और सबसे पुराने जो आपके परिधि कटाव पूर्ण यानी कि रेजिडियल माउंटेन या रेलिक्ट जो पर्वत है वो उसमें विंध्याचल है, अरावली है, सतपुड़ा है। अब देखो ये आपके टाइप ऑफ माउंटेन है। ये देखो ये डोम माउंटेन जो वोल्केनो के इरप्शन की वजह से बनते हैं। वोल्केनो से इरप्शन हुआ, मैग्मा बाहर आया, लावा बाहर आके जम गया, जमने की वजह से ये जो माउंटेन शेप ले ली, इसको बोला जाता है डोम माउंटेन। उसके बाद है वोल्केनिक माउंटेन। वोल्केनिक माउंटेन वोल्केनो का इरप्शन की वजह से जो ये माउंटेन आपको बने दिख रहे हैं इनको बोला जाता है वोल्केनिक माउंटेन। और ये ब्लॉक माउंटेन जब एक ही कोई रॉक का टुकड़ा है और इसमें टेंशन फोर्स की वजह से जब ये क्या करती है, या तो ऊपर मूव करती है या नीचे मूव करती है, तो जो ऊपर उठा हुआ भाग रह जाता है उसको क्या बोलते हैं, होस्ट माउंटेन बोलते हैं या ब्लॉक माउंटेन। और जो नीचे धसा है इस वैली को ग्रेबन या रिफ्ट वैली बोला जाता है। कंप्रेंशनल फोर्स यानी कि जब दो प्लेट एक दूसरे के पास आती है तो बीच का जो सेडिमेंट है उसमें फोल्ड पड़ जाते हैं, और इस तरह से जो माउंटेन बनते हैं उनको फोल्डेड माउंटेन बोला जाता है। ठीक है। अब देखो आपके फोल्ड माउंटेन्स कैसे बने हैं। फोल्ड माउंटेन बने हैं जब आपकी दो प्लेट एक दूसरे के पास आती हैं। ये देखो ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ये भी कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ये दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं, तो बीच का जो सेडिमेंट है वो क्या है, उसमें उभार आ गया है, और उसकी वजह से ये आपके कौन से माउंटेन बने हैं, आपके यंग फोल्डेड माउंटेन्स बने हैं। ठीक है। और ऑन द बेसिस यानी कि आपका कौन से माउंटेन कौन से पीरियड में ओरिजिन हुए हैं। जैसे आपका प्री कैम्ब्रियन माउंटेन, प्री कैम्ब्रियन एज में जो माउंटेन बने हैं उसमें है आपके लोरेशियन माउंटेन, एल्गोमन माउंटेन और किलारेन माउंटेन। ये आपके कहाँ है, नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है। लोरेशियन और आपका एल्गोमन और वही आपका है फेनोस्केंडिया, नॉर्थ वेस्ट हाईलैंड एंड ये सारे क्या है आपके यूरोप में। देखो एक पहली माउंटेन के बनने की 4 पीरियड है। प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन के बाद कैलेडोनियन, कैलेडोनियन के बाद हर्शियन, हर्शियन के बाद अल्पाइन। ठीक है। उसके बाद कैलेडोनियन माउंटेन कब फॉर्म हुआ है, सिल्यूरियन और डिवोनियन पीरियड में। याद रखना आपके कैलेडोनियन माउंटेन सिल्यूरियन और इसकी जो शोटरी का वो याद रख लो एसडी पीरियड में बने हैं। इसमें आपका जो अपलेशियन माउंटेन है और जो स्कॉटलैंड के माउंटेन आयरलैंड में और स्कैंडिनेविया में, ब्राजील में और अरावली, महादेव, सतपुड़ा वो कैलेडोनियन पीरियड में बने। देखो अरावली सबसे पुराना आपका फोल्डेड माउंटेन है, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला, तो वो आपकी कब बनी है, कैलेडोनियन माउंटेन में बनी है, यानी कि सिल्यूरियन और डिवोनियन पीरियड में। ऑस्ट्रेलिया का वेरिस्कैन माउंटेन इंक्लूड और कुछ स्कैटर्ड हिल है जैसे ईस्टर्न कोर्डिलेरा और साउथ वेल्स का है, नॉर्थ अमेरिकन वेरिस्कन है, ये अपलेशियन माउंटेन है, ये सब भी आपकी क्या है इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है। उसके बाद आपके हर्शियन माउंटेन, हर्शियन पीरियड में कौन से माउंटेन, हर्शियन माउंटेन बने थे आपके पर्मियन और पर्मो कार्बोनिफेरस पीरियड में। ठीक है। इसके एग्जांपल है आइबेरिया पेनिनसुला, आयरलैंड, स्पेनिश, ये एग्जांपल हैं इसके। ठीक है। उसके बाद जैसे आपका ये वेरिस्कन माउंटेन है एशिया का, अल्ताई है, टियान शान है, टारिम बेसिन है, ये आपको नेम बताने और आपको ये नेम लर्न करने हैं। उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया का वेरिस्कन माउंटेन है, वो भी इंक्लूडेड है, ये सब आपको याद रखने हैं। उसके बाद लास्ट में है एल्पाइन माउंटेन, एल्पाइन माउंटेन बने हैं आपके टर्शरी पीरियड में, टर्शरी पीरियड यानी कि आपका प्लिस्टोसिन होलोसिन टाइम के जो अभी भी बन रहे हैं। इसमें आपका रोकीज है नॉर्थ अमेरिका के, एंडीज है साउथ अमेरिका के, एल्पाइन है यूरोप के,
और इसमें मेन है आल्प्स है, कार्पेथियन है, पिरेनीज है, बाल्कन्स है, कैंटाबरीज है, ये सारे बने हुए हैं। और जो हिमालय माउंटेन है और जो पामीर नोट से निकला है टोरस है, वो भी किस में बने हैं, एल्पाइन माउंटेन में। तो सबसे पहले देखो आपका क्या है, प्री कैम्ब्रियन। प्री कैम्ब्रियन के बाद है आपकी कौन सी सीरीज है, कैलेडोनियन है। कैलेडोनियन के बाद आपकी कौन सी है, हर्शियन है। हर्शियन के बाद फोर्थ कौन सी है, एल्पाइन माउंटेन्स। उसके बाद आपके जो ब्लॉक माउंटेन है, ब्लॉक माउंटेन किसका रिजल्ट है, फोल्टिंग का, फोल्ट पड़ने। और फोल्ट किसकी वजह से होते हैं, टेंशन की वजह से, कंप्रेशन फोर्स के, इंडोजेनेटिक फोर्स की वजह से होती है, यानी कि पृथ्वी के अंदर से जो फोर्स काम करते हैं उनकी वजह से। ब्लॉक माउंटेन ऑलमोस्ट सभी कॉन्टिनेंट में मिलते हैं। यंग ब्लॉक माउंटेन अराउंड एल्बर्ट वार्नर एंड कालमथ, लेकिन ये कहाँ पे है, आपके यूएसए में है ये। ऐसे वोल्सगेज और ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन कहाँ पे है, यूरोप में है, जर्मनी में। राइन और रिफ्ट वैली भी आपकी कहाँ पे, अफ्रीका में और एशिया में। उसके बाद है साल्ट जो रेंज है पाकिस्तान की, सीरा नेवादा माउंटेन है कैलिफोर्निया के। ये भी बहुत बड़े ब्लॉक माउंटेन है वर्ल्ड के। साल्ट रेंज पाकिस्तान और सीरा नेवादा माउंटेन कैलिफोर्निया। ये जो माउंटेन है ये 640 किलोमीटर इनकी लेंथ है और इनकी विड्थ 80 किलोमीटर है, हाइट 2400 से 3600 मीटर है। और दो थ्योरी दी है इन माउंटेन से रिलेटेड, फोल्ट थ्योरी और इरोजन थ्योरी। जो फोल्ट थ्योरी है, देखो ये बस इतना ही याद रखना कि फोल्ट थ्योरी और इरोजन थ्योरी है। ये देखो ये ग्रेबन है, ये ऊपर उठे हुए भाग को होस्ट, नीचे जो ये वैली को होता है इसको ग्रेबन या इसको रिफ्ट वैली भी बोलते हैं। और होस्ट को क्या बोला जाता है, ब्लॉक माउंटेन्स भी बोला जाता है। ठीक है, ये देखो सियरा नेवादा आपका कैलिफोर्निया में क्या है, ब्लॉक माउंटेन है। और ये देखो राइन के पास आपका जो ये वोसगेज है ये क्या है, और ये जो ब्लैक फॉरेस्ट है ये भी क्या है, आपके होस्ट माउंटेन है। अब पहले आपकी फोल्ट थ्योरी, फोल्ट थ्योरी किसने दी है, सी किंग, क्लियरेंस किंग ने और जी के गिलबर्ट ने, उन्होंने दी है। और इन दोनों ने किसकी स्टडी की थी, यूएसए के उटा प्रोविंस की स्टडी करी थी। और उन्होंने क्या है बताया था कि जो माउंटेन है वहां के वो कौन से हैं, फोल्टेड ब्लॉक माउंटेन है। बाद में जो जीडी लोबर लाउडर बैक है उन्होंने भी यही ओपिनियन दिया कि जो ये बेसिन रेंज माउंटेन है ये फोल्टिंग की वजह से बने हैं। और विलियम मॉरिस डेविस ने भी जो फोल्ट थ्योरी है उसको क्या किया है, एडवोकेट किया है, सपोर्ट किया है कि हाँ ये बात ठीक है कि ब्लॉक माउंटेन का रीजन ऐसे ही हुआ है। और ब्लॉक माउंटेन बहुत अलग अलग तरीके से बनते हैं। ठीक है, उसके बाद है इरोजन थ्योरी। इरोजन थ्योरी दी आपके स्पर ने बहुत जो डिटेल्ड स्टडी की है, स्पर ने करी थी ग्रेट बेसिन रेंज यूएसए की वहां पे। और इन्होंने ओपिनियन दिया कि जो ये माउंटेन है वो फोल्टिंग की वजह से ही बने हैं। और डिफरेंशियल इन्होंने बोला कि जो माउंटेन है ना वो फोल्टिंग की वजह से नहीं बनी है, जबकि डिफरेंट इरोजन अलग अलग तरीके से हुआ है इसलिए ये माउंटेन बने हैं। और स्पर ने बोला कि मेसोजोइक एरा के बाद जो क्या है बहुत ज्यादा इंटेंस ओरिजन हुई, और इस इंटेंस ओरिजन की वजह से यहाँ पे जो माउंटेन्स है उनकी बिल्डिंग हुई है, ये ग्रेट बेसिन रेंज माउंटेन बने हैं। अब ये फोल्डेड माउंटेन की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाती है। जो फोल्डेड माउंटेन है वो यंगेस्ट माउंटेन है आपके अर्थ सरफेस पे। आपको स्टेटमेंट दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट ठीक नहीं है। ठीक है, अब ये फोल्डेड माउंटेन की कैरेक्टरिस्टिक हम करेंगे। ठीक है, फोल्डेड माउंटेन, आई होप आप सबको जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि फोल्डेड माउंटेन क्या है। अब देखो आपके जो फोल्डेड माउंटेन है ना वो यंगेस्ट माउंटेन है, मतलब कि ये फोल्डेड माउंटेन, इनको न्यू फोल्डेड माउंटेन भी बोलते हैं। न्यू फोल्डेड माउंटेन वो माउंटेन होते हैं जिनमें क्या है, अब जो जिनकी हाइट अभी भी बढ़ रही है, यानी कि जिनमें मूवमेंट अभी भी है। ठीक है, और जो लिथोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक है फोल्डेड माउंटेन की वो ये रिवील करती है कि ये कैसे फॉर्म होते हैं, ड्यू टू फोल्डिंग ऑफ सेडिमेंट्री रॉक बाय स्ट्रॉन्ग कंप्रेसिव फोर्सेस। यानी कि जो सेडिमेंट है, मान लो ये आपका कोई है वाटर बॉडी है, इधर एक लैंड पार्ट है, इधर एक लैंड पार्ट है, और इस लैंड की नदियां इसमें क्या गिराती है, पानी गिराती है, ये पानी गिराते हुए पानी के साथ साथ क्या होता है, सेडिमेंट भी है, सेडिमेंट बेस में।
ये लैंड इधर की तरफ मूव कर रही है, ये लैंड इधर की तरफ मूव कर रही है, तो इस पे क्या कर रही है, इस पे प्रेशर डाल रहा है, जिसकी वजह से ये जो सेडिमेंट है ना, इसमें क्या है, ऐसे उभार आ रहे हैं, और इन उभारों को ही क्या बोला जाता है, आपके फोल्डेड माउंटेन बोला जाता है। और देखो, ड्यू टू डिपोजिशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ सेडिमेंट इन वाटर बॉडी में क्या है, जो सेडिमेंट है उसका डिपोजिशन है, ठीक है। तो जब इस पे कंप्रेशन पड़ता है, इस पे फोर्स लगता है, तो उसकी वजह से आपके क्या बनते हैं, माउंटेन बनते हैं, और इन माउंटेन में क्या मिलते हैं, आपके फोसिल भी मिलते हैं, ठीक है। सेडिमेंट्स आर फाउंड अप टू ग्रेटर डेप्थ, और सेडिमेंट बहुत गहराई पे बहुत मोटाई वाले मिलते हैं। जो फोल्डेड माउंटेन है उनकी लेंथ बहुत ज्यादा, और इनकी विड्थ भी, उनकी विड्थ छोटी है, उनकी लेंथ से लेंथ ज्यादा है, विड्थ कम होती है। हिमालय अगर माउंटेन की देखें, ये वेस्ट टू ईस्ट इनकी लंबाई 2400 किलोमीटर है, और नॉर्थ टू साउथ, ये देखो इनकी लंबाई क्या है, 2400 किलोमीटर, वही चौड़ाई देखोगे तो सिर्फ 400 किलोमीटर है। इसका मतलब ये है कि जो फोल्डेड माउंटेन है वो लंबे होते हैं, नैरो होते हैं, और उथले होते हैं, यानी कि जिनकी जहाँ पे जिनकी जो ऊंचाई है वो क्या होती है, कम होती है। और ये इस तरीके की वाटर बॉडी से जो है फॉर्म हुए हैं, जिनको जियो सिंक्लाइन बोला जाता है। जियो सिंक्लाइन किसको बोला जाता है, वाटर पार्ट को ही, ऐसी वाटर बॉडी, ये वाटर बॉडी को जियो सिंक्लाइन बोला जाता है, और इस वाटर बॉडी से, जियो सिंक्लाइन से ही क्या है, ये इस्टेब्लिश हुए हैं। इट हैज बीन इस्टेब्लिश दैट आउट ऑफ जियो सिंक्लाइन है केम आउट द माउंटेन, जो माउंटेन है वो जियो सिंक्लाइन से बाहर निकले हैं, इसलिए जियो सिंक्लाइन हैव बीन क्रेडल ऑफ माउंटेन। जियो सिंक्लाइन को क्या बोला जाता है, जियो सिंक्लाइन को माउंटेन का पालना बोला जाता है। जितने भी फोल्डेड माउंटेन हैं वे जियो सिंक्लाइन के पास ही आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। जो फोल्डेड माउंटेन है वो जनरली आर्क शेप में होते हैं, ऐसे आर्क शेप में, और उनकी कैसी शेप होती है, कनकेव स्लोप होता है। एक उनका जो स्लोप होता है वो कनकेव, एक उनका कैसा होता है, कन्वेक्स। और जो फोल्डेड माउंटेन है, ये क्या है, मोस्टली कहाँ पे मिलते हैं, कॉन्टिनेंट और ओशियन, जहाँ पे कॉन्टिनेंट और ओशियन मिलते हैं, ये ओशियन, ये इधर कॉन्टिनेंट, इनके मार्जिन पे, इनकी बाउंड्री पर आपको फोल्डेड माउंटेन देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल, जैसे आपका ये नॉर्थ अमेरिका है, ये आपका क्या है, नॉर्थ अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका में ये जो है, यहाँ पे एक पर्वतमाला है जिसका नाम है रॉकीज। अब रॉकीज आपकी ऐसे ही बनी है, रॉकीज कहाँ पे है, लैंड, कॉन्टिनेंट और ओशियन की बाउंड्री पर ही है। अब आपका आता है जियो सिंक्लाइन। जियो सिंक्लाइन कैसी होती है, और जियो सिंक्लाइन से आपके माउंटेन्स जो है बाहर आते हैं। 2 मिनट का गैप है, अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आता तो वो पूछ लो, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं जियो सिंक्लाइन क्या होती है। जियो सिंक्लाइन क्या होती है, एक वाटर डिप्रेशन होता है, एक वाटर बॉडी होती है। ये एक वाटर बॉडी होती है जिसमें क्या होता है, सेडिमेंट होता है, और सेडिमेंट के जमने की वजह से उस सेडिमेंट में जब प्रेशर लगता है दोनों तरफ से, तो आपके फोल्डेड माउंटेन बनते हैं। यही बता रखा, जैसे आपके जे ए स्टीयर्स है, इन्होंने बता रखा है कि जो जियो सिंक्लाइन है वो बहुत लॉन्ग और बहुत नैरो डिप्रेशन है, ठीक है, जिसमें सेडिमेंट इकट्ठा होता है, नदियां इसमें सेडिमेंट डालती है। ये देखो, ये आपकी क्या है, ये आपकी जियो सिंक्लाइन है। जियो सिंक्लाइन में नदियां जो है पानी डालते हैं, पानी के साथ साथ इसमें मिट्टी भी आती है, और इधर से प्लेट जैसे ही मूव करती है तो इससे क्या निकल के आते हैं, आपके माउंटेन निकलते आते हैं। इसको ही बोला जाता है जियो सिंक्लाइन। देखो, ये कैरेक्टरिस्टिक है आपकी जियो सिंक्लाइन की। सबसे पहले जो जियो सिंक्लाइन होती है वो कैसी होती है, लंबी होती है, लंबी, नैरो होती हैं, और शैलो होती है, यानी कि जिनकी गहराई कम होती है। इनमें जो सेडिमेंट है, यानी कि जो मिट्टी है वो लगातार आती रहती है, डलती रहती है, जिसकी वजह से इनका जो ये क्या हो जाती है, सबसिडाइज होता है, नीचे की ओर धंसती जाती है। और जो नेचर और पैटर्न है जियो सिंक्लाइन का, वो हमेशा सेम नहीं रहता है। पूरे जियोलॉजिकल हिस्ट्री में ये चेंज होती रहती है। इनफैक्ट इनकी जो लोकेशन है, इनका जो शेप है, इनका डायमेंशन है, वो भी चेंज होता रहता है जियो सिंक्लाइन का। और ये क्यों चेंज हो जाती है, होती रहती है, क्योंकि आपकी जो अर्थ है, अर्थ की जो मूवमेंट है, अर्थ की जो जियोलॉजिकल प्रोसेस है, उनमें चेंजेस होता रहता है, तो ये चेंज होती रहती है। और जियो सिंक्लाइन क्या है, मोबाइल जोन ऑफ वाटर, यानी कि ये मोबाइल ऐसा नहीं है कि ये स्टेबल है, इनमें मोबिलिटी है, ये चेंज होती रहती है, ठीक है। उसके बाद जियो सिंक्लाइन जो है वो टू रिज्ड मासेस से क्या है,
ये आपकी जियो सिंक्लाइन है। जियो सिंक्लाइन के दोनों और दो रिज्ड मासेस होते हैं जिनको फोरलैंड बोला जाता है। उसके बाद देखो कंसेप्ट का इवोल्यूशन कैसे हुआ कि जियो सिंक्लाइन का कंसेप्ट किसने दिया है। देखो जो ये आपका कंसेप्ट है जियो सिंक्लाइन का, ये दिया है जेम्स हॉल और डाना ने। लेकिन कंसेप्ट पे फर्दर जो बात करिए, जिस कंसेप्ट को इलेबोरेट किसने दिया, वो किया है हेग ने। अगर आपसे बात होती है कि जो थ्योरी है जियो सिंक्लाइन की वो हेग ने दिया और कंसेप्ट जो है वो हॉल और डाना का है, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि जियो सिंक्लाइन का जो कंसेप्ट है, concept of geosyncline is given by Hall and Dana and theory of geosyncline is given by Hague। ठीक है, देखो ये आपके हिमालय है, ये देखो इसको क्या बोला जाता है, ये रिज्ड मासेस होते हैं। ये जियो सिंक्लाइन है, जियो सिंक्लाइन के दोनों तरफ ये जो कठोर पार्ट है इसको बोला जाता है फोरलैंड। और उसके बाद देखो आपका कंसेप्ट है हॉलैंड डाना का। देखो हॉलैंड डाना ने कुछ भी नहीं बोला था, बस ये बोला था कि जो डाना ने बोला कि जो वाटर बॉडीज होती है उनको जियो सिंक्लाइन बोला जाता है, और जियो सिंक्लाइन लंबी होती है, पतली होती है और शैलो होती है। वही हाल ने भी ये वो कंसेप्ट जो जियो सिंक्लाइन का वो डाना के जैसे ही दिया कि जो जियो सिंक्लाइन है वो कैसी होती है, लंबी होती है, नैरो होती है और उनके बेड सिंकते रहते हैं, और इन्हीं की वजह से आपके माउंटेन बिल्डिंग होता है। हैग का जो कंसेप्ट है, हैग ने बोला कि जो जियो सिंक्लाइन है वो बहुत गहरी होती है, ठीक है, लोंगर होती है और बहुत चौड़ी होती है। सिर्फ ये है आपके एक जिन्होंने बोला कि जियो सिंक्लाइन की चौड़ाई ज्यादा होती है, वरना अभी तक किसी ने भी ये नहीं बोला कि जियो सिंक्लाइन की जो विड्थ है वो ज्यादा होती है। उसके बाद ये देखो, ये आपकी इतने, ये देखो अभी करंट में बताऊं, ये आपकी बे ऑफ बंगाल है। बे ऑफ बंगाल में ये सारी नदियां पानी डाल रही है, पानी के साथ साथ क्या डाल रही है, सेडिमेंट डाल रही है, जिससे फ्यूचर में क्या होगा, यहाँ से आपके माउंटेन का ओरिजिन होगा। ऐसे ही आपका ये कैरेबियन ओशियन है, कैरेबियन ओशियन से भी क्या होगा, यहाँ पे नदियां अपना पानी डाल रहे, मिट्टी डाल रहे, तो इससे भी माउंटेन क्या है निकल कर आएंगे, और ये क्या है आपके जियो सिंक्लाइन है। ऐसे ही कंसेप्ट दिया था JW इवांस ने जियो सिंक्लाइन को बताया कि ये बहुत डिफिकल्ट है प्रेजेंट करना, इसकी कोई लोकेशन और फॉर्म बताना। जियो सिंक्लाइन जो है वो अपनी शेप बदलती रहती है इन्वायरमेंट की कंडीशन के साथ साथ। जियो सिंक्लाइन नैरो भी हो सकती है, वाइड भी हो सकती है। फिर वही शू शर्ट ने बोला, शू शर्ट जो है उसने जियो सिंक्लाइन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, मोनो जियो सिंक्लाइन, उसके बाद है पोलीजियो सिंक्लाइन और मेसोजियो सिंक्लाइन। मोनोजियो सिंक्लाइन क्या है कि सिर्फ एक ही लंब की जो आपकी सिर्फ एक ही आपकी जो है जियो सिंक्लाइन होती है, यानी कि इसमें लंबी, पतली और शैलो वाटर जो जियो सिंक्लाइन होती है। और ये इस तरीके की जियो सिंक्लाइन कहाँ पर सिचुएटेड होते हैं, यहाँ तो कॉन्टिनेंट के बॉर्डर पर, जैसे एग्जाम कॉन्टिनेंट और ओशन के बॉर्डर पर, जैसे एग्जांपल एप्लेशियन जियोसिंक्लाइन, ये आपका नॉर्थ अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका के यहाँ पे आपकी कौन सी है, एप्लेशियन जियोसिंक्लाइन है, तो ये कॉन्टिनेंट और ओशन के बॉर्डर पर आपको मिलती है। पोलीजियोसिंक्लाइन है, पोलीजियोसिंक्लाइन बहुत लंबी और बहुत चौड़ी होती हैं, और डेफिनेटली ये मोनोजियोसिंक्लाइन से तो बहुत बड़ी होती है, इनका पीरियड भी ज्यादा होता है, और ये बहुत सारे कॉम्प्लेक्स हिस्टोरिकल जो पीरियड है उनसे इनको जाना पड़ता है, जैसे रॉकी और यूराल, इनको बहुत सारे कॉम्प्लेक्स फेजेस से गुजरना पड़ा है। उसके बाद है मेसोजियोसिंक्लाइन, मेसोजियोसिंक्लाइन भी बहुत लंबी, नैरो और मोबाइल होती हैं। ये क्या है, ये कॉन्टिनेंट के अंदर मिलती हैं और चारों तरफ से कॉन्टिनेंट ने इन जियोसिंक्लाइन को घेर रखा होता है। ठीक है, जैसे टेथीज जियोसिंक्लाइन था, एल्पाइन माउंटेन के जैसे एग्जांपल यूरोप और हिमालय, वो इस टेथीज जियोसिंक्लाइन से ही बने हैं। उसके बाद है जियोसिंक्लाइन की स्टेजेस होते हैं, सबसे पहले लिथोजेनेसिस, फिर ग्लिप्टोजेनेसिस, फिर ओरोजेनेसिस। लिथोजेनेसिस का मतलब होता है स्टेज ऑफ क्रिएशन ऑफ जियोसिंक्लाइन, सेडिमेंटेशन एंड सब्सिस्टेंस। कहते हैं ये वो स्टेज है जिसमें जियोसिंक्लाइन का क्रिएट हो जाता है, सेडिमेंटेशन हो जाता है और सब्सिस्टेंस हो जाता है। लिथोजेनेसिस के बाद है ग्लिप्टोजेनेसिस। ग्लिप्टोजेनेसिस में क्या होता है कि जो ये स्टेजेस में जो माउंटेन है, माउंटेन में उभार होना शुरू हो जाता है और उनका डेंड्यूनेशन भी शुरू हो जाता है, यानी कि उनकी हाइट भी कम होना शुरू हो जाती है।
ये स्टेट और क्या इलोबरेट करती है कि जियोसिंक्लाइनल जो थ्योरी है वो कोबर के डिस्कशन के बारे में भी बताती है। इसके बाद ओरोजेनेसिस है। ओरोजेनेसिस में क्या होता है कि दोनों तरफ से ये जियोसिंक्लाइनल, इधर से भी प्रेशर लगा, इधर से भी कंप्रेशन लगा, जिसकी वजह से इसमें क्या पड़ गए, फोल्ड पड़ गए, और इन्हीं को क्या बोला जाता है, फोल्डेड माउंटेन्स बोला जाता है। तो ये स्टेज याद रखना, लिथोजेनेसिस, ग्लिप्टोजेनेसिस, ओरोजेनेसिस। देखो ये सबसे पहली स्टेज है, फिर ये सेकेंड स्टेज, फिर ये थर्ड स्टेज। लिथोजेनेसिस, ग्लिप्टोजेनेसिस, ओरोजेनेसिस। ओरोजेनेसिस का मतलब होता है माउंटेन बिल्डिंग। जब माउंटेन की बिल्डिंग हो जाती है, माउंटेन बन जाता है, तो उसको बोला जाता है ग्लिप्टो, उसको बोला जाता है ओरोजेनी। ठीक है, ये तीनों स्टेजेस कंप्लीट आपको हो गई होगी। सबसे पहले है लिथोजेनेसिस, फिर है ग्लिप्टोजेनेसिस, फिर है ओरोजेनेसिस। अब कोबर की जियोसिंक्लाइन थ्योरी देखो, जो कोबर है वो बहुत फेमस जियोलॉजिस्ट है, और कोबर ने अपनी एक डिटेल्ड और सिस्टमेटिक थ्योरी दी है और अपनी बुक में इस जियोसिंक्लाइन के ऊपर कि कैसे माउंटेन की ओरिजिन दी है, ओरिजिन हुआ है माउंटेन का, कैसे ओरिजिन हुआ है। इन्होंने माउंटेन के ओरिजिन को डिस्क्राइब किया है कि कैसे माउंटेन जियोसिंक्लाइन से निकल कर आए हैं, और इन्होंने बहुत सारे माउंटेन की बिल्डिंग कैसे हुई है, माउंटेन का फॉर्मेशन कैसे हुआ, उनकी जियोलॉजिकल हिस्ट्री और उनके डेवलपमेंट के बारे में अपनी थ्योरी में बताया। और इन्होंने क्या है, ही कंसिडर्ड ओल्ड रिज्ड मासेस एज द फाउंडेशन स्टोन। जो पुराने आपके कठोर भाग ना, उनको फाउंडेशन स्टोन माना है, उनको आज के जो ये प्रेजेंट कॉन्टिनेंट है इन्होंने हेल्प करी है। ठीक है, माउंटेन बिल्डिंग के प्रोसेस को ओरोजेनी ही बोला जाता है। माउंटेन कैसे फॉर्म होते हैं, जियोसिंक्लाइन से, इन रिज्ड मासेस। रिज्ड मासेस कहते हैं ये वाटर बॉडी हो गया, इसके साइड में जो लैंड पार्ट है वो बहुत रिज्ड है, इसी को बोला जाता है रिज्ड मासेस। उसके बाद है ओरोजेनेटिक फोर्स, कोपर जियोसिंक्लाइन थ्योरी। जो कोपर की जियोसिंक्लाइन थ्योरी, उसमें ओरोजेनेटिक फोर्स यानी कि माउंटेन को बनाने वाले जो फोर्स है वो किस पर डिपेंड करता है, अर्थ की कॉन्ट्रैक्शन पे और कूलिंग पे। अगर अदर वर्ड्स में बात करें, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कब जनरेट होता है, अर्थ की कूलिंग की वजह से, जिसकी वजह से हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होती है, और ये रिज्ड मास क्या कर देते हैं, मूवमेंट करते हैं, जिसकी वजह से ये बीच का पार्ट क्या हो जाता है, स्क्वीज हो जाता है, बकला खोल जाता है, फोल्ड हो जाता है, और इसी को बोला जाता है माउंटेन रेंजेस बोला जाता है। थ्योरी का बेस क्या है, देखो इन्होंने जियोसिंक्लाइन को मोबाइल जोन बोला है, और ये जो मोबाइल जोन है, ये मोबाइल जोन जो है तो रिज्ड मासिस से घिरे हुए हैं, जिनको क्रेटेगन बोला जाता है। और जैसे ओल्ड रिज्ड मासिस के ये नेम आपको लिख रखे हैं। उसके बाद थ्योरी का मैकेनिज्म क्या है, फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, जो जियोसिंक्लाइन है, जियोसिंक्लाइन में कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाता है अर्थ की कूलिंग की वजह से। ये प्रिपरेटरी स्टेज है, यहाँ पे माउंटेन की बिल्डिंग जो है, माउंटेन बिल्डिंग, लिथोजेनेसिस जो है वो रिज्ड मासिस से घिर जाते हैं, जिसको बोला जाता है फोरलैंड। सेकेंड स्टेज में क्या होता है कि जो माउंटेन बिल्डिंग है, और इसको ओरोजनी स्टेज भी बोला, यानी कि माउंटेन का जो बिल्डिंग है वो हो जाती है, दो प्लेट एक दूसरे की तरफ आना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से जो फोल्डेड माउंटेन, जो सेडिमेंट है उसमें कॉन्ट्रैक्शन आना शुरू हो जाता है। और थर्ड स्टेज है, देखो जो दो इधर से जब मूव करेंगे तो यहाँ पे देखो रेंजेस बनने लग जाती हैं, इन रेंजेस को क्या बोला जाता है, रेंड केटन बोला जाता है। और देखो जैसे जैसे ये पास आती है तो ये बीच का पोर्शन है ना, ऐसे ही बिना इसमें कोई भी क्या है, स्क्वीजनेस नहीं होती, तो इसको मिड वाले पार्ट को क्या बोला जाता है, जो अनफोल्ड रह जाता है उसको बोला जाता है स्विशनबर्ग, बिटवीन माउंटेन और मीडियन वॉल्स। और ये प्रोसेस क्या इंट्रोड्यूस करता है कि माउंटेन बिल्डिंग जो है उसमें बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है, और इसका जो फॉर्मेशन हुआ है फोल्ड और नापेज की वजह से भी हुआ है, ये आपको बताया गया है। उसके बाद क्या है, ये तो छोड़ दो, थ्योरी का क्या इवेल्युएशन हुआ है, इन्होंने जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बताया ना वो इतना ज्यादा सफिशिएंट नहीं है कि वो एक माउंटेन को क्या कर देता है, एक माउंटेन की फॉर्मेशन करवा देगा। और स्यूएज के अकॉर्डिंग सिर्फ जो वन साइड है जियोसिंक्लाइन की वो मूव करती है, जबकि अदर साइड स्टेबल करती है, और जो ये मूविंग साइड है इसको स्यूएज ने बैकलैंड बोला है, और जो स्टेबल साइड है इसको बोला जाता है फोरलैंड।
ठीक है। और जो कोबर की जो थ्योरी है वो ये कहीं ना कहीं ये चीज एक्सप्लेन करती है कि कैसे वेस्ट टू ईस्ट जो ये माउंटेन खड़े हैं इनका ओरिजिन हुआ है, और कैसे ये नॉर्थ टू साउथ जो माउंटेन फैले हुए हैं इनका ओरिजिन हुआ है। ठीक है, तो वो इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग बता सकते हैं। उसके बाद आपकी एक थ्योरी है जिसका नाम है थर्मल कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी ऑफ जेफरीज। जेफरीज क्या है? जेफरीज याद रखना, थर्मल कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी किसने दी है? आपके जेफरीज ने दी है थर्मल कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी। और इन्होंने बताया है कि अर्थ पर जो कॉन्टिनेंटल माउंटेन है उनका ओरिजिन कैसे हुआ है। जेफरीज एक कॉन्ट्रैक्शनिस्ट है, ठीक। और इन्होंने फोर्स के दो ग्रुप डिवाइड करे हैं। एक वो फोर्स जो अर्थ के अंदर, अर्थ के ठंडा होने की वजह से आता है, और एक वो फोर्स कमिंग थ्रू डिग्री, जब अर्थ की रोटेशन की स्पीड कम हो जाती है तो उसकी वजह से जो फोर्स आता है तो उसकी वजह से आपके माउंटेन बनते हैं। फिर आपका है स्लाइडिंग कॉन्टिनेंट थ्योरी ऑफ डेली। ये आपका किसका है? स्लाइडिंग कॉन्टिनेंट थ्योरी डेली की है। इनने अपनी बुक जो है ये जो थ्योरी अपनी बुक में और मोबाइल अर्थ में 1926 में क्या है ये डाल दी थी और उसमें एक्सप्लेन करी थी। ठीक है, बस आपको इतना ही याद रखना है इसका। उसके बाद थर्मल कन्वेंशन करंट थ्योरी आर्थर होम्स की है। आर्थर होम्स की जो बुक है द अर्थ है। याद रखना, प्रीवियस का नेम क्या था? प्रीवियस का नेम है अवर मोबाइल अर्थ। डेली की बुक का नाम है अवर मोबाइल अर्थ। और जो आपका आर्थर होम्स है इनकी बुक का नाम है द अर्थ। 1928-29 में थी और इन्होंने अर्थ की तीन लेयर बताई। अपर लेयर जिसको ग्रेंडोराइट, फिर इंटरमीडिएट लेयर जिसको एम्फीबोलाइट, और लोअर लेयर को इकोलोजाइट। देखो, ग्रेनोडायोराइट, एम्फीबोलाइट और इक्लोजाइट। ठीक है, ये है। उसके बाद देखो आपकी रेडिएक्टिव थ्योरी है जोली की। रेडिएक्टिव जो थ्योरी है वो जोली ने 1925 में अपनी बुक सरफेस हिस्ट्री ऑफ द अर्थ में दी है। और इनकी थ्योरी को थर्मल साइकिल थ्योरी या थ्योरी ऑफ सरफेस ऑफ द अर्थ भी बोला जाता है। और ये भी इन्होंने क्या बताया कि कैसे अर्थ का ओरिजिन हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये जो आपका टॉपिक है आज का कंप्लीट होता है। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ ले। ठीक है, उसके बाद देखो ये वेदरिंग वाला टॉपिक है, मास मूवमेंट वाला टॉपिक है। वेदरिंग क्या होती है, इरोजन क्या होता है। ठीक है, वेदरिंग पढ़ के उसके बाद फिर सिर्फ आपका क्या रह जाएगा? आपका सिर्फ और सिर्फ रह जाएगा कि आपका फ्लूवियल जियोमॉर्फोलॉजी, यानी कि जो रिवर है, रिवर कौन कौन से फीचर बनाती है। ऐसे ही आपका ग्लेशियर है। तो ये आपका बस पढ़ना रह जाएगा फिर।